आज जो है ना, हम एक नया टॉपिक और नई पद्धति, बेसिकली ज्योतिष की एक नई शाखा को स्टार्ट कर रहे हैं। पराशरी को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। अभी इसको फिर कंटिन्यू में लेके आएंगे। आज हम कर रहे हैं जैमिनी। ठीक है, जैमिनी से स्टार्ट करेंगे। जैमिनी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैमिनी की जो दशा है, चर दशा, उसको हम साथ लगाएंगे पराशरी वाली के साथ, विंशोत्तरी के साथ। यानी कि अगर आपको ट्रांजिट किसी बात का इंडिकेशन दे रहा है, उसी बात का इंडिकेशन आपको महादशा अंतरदशा से मिल रहा है, और उसी बात का इंडिकेशन अगर एक दूसरी महादशा अंतरदशा ने दिया, जो हम चर दशा जिसको हम बोलते हैं, तो आप माने कि बहुत ज्यादा श्योरिटी है उस इवेंट के घटित होने की। बात समझ में आई? तो मेन फोकस हमारा जैमिनी को, आप जिस भी लेवल पे आप करना चाहो अपने हिसाब से वो आप कर सकते हो। आप फुल टाइम जैमिनी पे पूरा फोकस कर सकते हो, आप सिर्फ जैमिनी को अपना सकते हो पराशरी को छोड़ के। सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन जो मेरा फोकस है वो ये है कि हम जैमिनी की जो चर दशा है उसको पराशरी की विंशोत्तरी दशा के साथ कैसे अलाइन करें। बात समझ में आ गई? तीन टूल आपको एक ही इवेंट की अगर कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो उस हम्म। इवेंट के घटित होने के बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, बात समझ में आई? हम्म। तो अब जब जैमिनी की बात करते हैं ना, तो जैसे ऋषि पराशर ने, हमको बृहत पराशर होरा शास्त्र दिया। तो जो हम्म। जैमिनी है वो पराशर जी के बेटे हैं, यानी कि एक पीढ़ी आगे है। और जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी है, उनके शिष्य हैं। हम्म। तो वहां से उन्होंने अपना थॉट दिया है, एक नई पद्धति को जन्म दिया कि किस प्रकार से फलित किया जाता है, या किस प्रकार से आप ज्योतिष को कर सकते हैं। तो एक पराशर जी का कॉन्सेप्ट है, एक जैमिनी जी का कॉन्सेप्ट है, तो उन्हीं के नाम पे जैमिनी ज्योतिष है। ठीक है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से, या पराशरी के हिसाब से, या जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, इसके हिसाब से जब आप किसी लाइफ के किसी इवेंट को जब आप देखते हैं, या आपके जीवन के किसी पहलू को आप देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? हमारे 12 घर है, हम्म। उस इवेंट को या उस पहलू को किसी एक घर में आ जाएगा वो। मान लेते हैं कि आपको पता करना है कि मुझे व्हीकल का या मुझे कंफर्ट किस प्रकार का लाइफ में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप फोर्थ हाउस की बात कर रहे हो। ओके। मन हम्म। का सुख, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, सब फोर्थ हाउस की बात कर रहे हो। तो फोर्थ हाउस को एनालाइज करने के लिए आप दो तीन चीजें करोगे। सबसे पहले आप ये देखोगे कि फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट किसकी है, कौन सा प्लेनेट बैठा है, किस घर का स्वामी आके बैठा है। मतलब आप उस पर्टिकुलरली हाउस को देख रहे हो, जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं। फिर हम्म। आप उसके स्वामी को देखोगे कि उसका हम्म। स्वामी किस घर के अंदर गया हुआ है। ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि फोर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेटर है, फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? मून है ना, फोर्थ हाउस का। हम्म। फिर आप उसको देखोगे। जब आप इन तीन चीजों को देख लोगे, यानी कि हाउस को, उसके स्वामी को और उसके सिग्निफिकेटर को, तो आप पूर्ण रूप से किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे और आप ये कह पाओगे कि भाई आपका कंफर्ट आपको इस प्रकार का मिलेगा। यही हम्म। होगा। या जैसे अगर आपको अपने बारे में जानना है, स्वयं के बारे में जानना है, तो आप क्या देखोगे? फर्स्ट हाउस देखोगे, फर्स्ट लॉर्ड हम्म। देखोगे, और पहले घर का सिग्निफिकेटर कौन है, कारक कौन है? सूर्य। आप सूर्य को देखोगे। तीनों चीजें आप देख लोगे, उसके बाद आप कह पाओगे कि आपका पहले हाउस की कंडीशन ये है, यानी कि आपके बारे में मैं ये कह सकता हूँ। यही बातें बोलोगे। उसी हम्म। तरीके से जब हम जैमिनी की बात करते हैं, तो जैमिनी में हाउसेस नहीं देखते, उसमें देखते हैं हम कारक। कौन से कारक? उन कारक को कहा जाता है चर कारक। जैसे चर राशियां हमने पढ़ी थी, चर राशि, अचर राशि, फिक्स साइन, मूवेबल साइन, डुअल साइन, हाँ। ये थे हमने। तो यानी कि हम्म। जो मूवेबल चीज है, जो बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? चर। चर। तो चर कारक का कॉन्सेप्ट है किसमें? जैमिनी ज्योतिष में। तो यहाँ पे हर चीज के लिए एक कारक दिया हुआ है, जिसको हमने चर कारक कहा। कितने कारक हैं? 7 कारक होते हैं, 7। प्लेनेट कितने हैं? 7। दो तो एक्सेस हैं, राहु केतु, तो हम्म। उनको मिला के 9 होते हैं। तो हर प्लेनेट कोई ना कोई आपका कारक बन जाता है। हर प्लेनेट कोई ना कोई कारक बन जाता है, राहु और केतु को छोड़कर।
कुछ जगह राहु को भी कारक लिया जाता है, जिस जो 8 कारकों पे काम करते हैं, हम 7 कारकों पे ही काम करेंगे, 7 कारक पे, ठीक है। राहु और केतु को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नाम क्या मिला इसका? चर कारक। चर यानी कि जो बदल रहा है। बदल रहा है किसके हिसाब से? वो बदलेगा कुंडली के हिसाब से। हर व्यक्ति के कुंडली में समय के अनुसार, या जो भी आपको जन्म पे कुंडली बनेगी, उसमें आपका कारक चेंज हो जाएगा दूसरे व्यक्ति से। जैसे एक कारक क्या है? पिता का कारक आप किसको बोलते हो? आप बोलते हो पिता का कारक है सूर्य। तो पिता का जो कारक सूर्य है वो सबके लिए सेम है। वो लोरी जी के लिए भी सेम है, मोनिका जी के लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, प्रिया के, मतलब पूरे जगत के लिए सूर्य पिता का कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है, मंगल भाई बहन का कारक है। इसी तरीके से कारक है, ये फिक्स कारक है ये। तो इनको हम कहते हैं फिक्स कारक। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में जो मेन काम किया जाता है वो किया जाता है चर कारक पे, जो बदल जाता है। तो यानी कि जो सूर्य है वो एक केस में तो सबके लिए पिता का कारक हो गया, लेकिन दूसरे केस में सूर्य हो सकता है लोरी जी के लिए किसी एक घर का कारक हो, मेरे लिए किसी दूसरे घर का कारक हो, मोनिका जी के लिए तीसरे घर का कारक हो, प्रिया जी के लिए किसी और घर का कारक हो। यानी कि आपकी बर्थ डिटेल के हिसाब से या आपकी कुंडली के हिसाब से वही सूर्य कोई भी कारक बन सकता है। वो कोई भी रूप ले सकता है, किसी भी हाउस को सिग्निफाई कर सकता है। बात समझ में आई? तो 7 कारक कौन कौन से हैं? अभी लिखना मत, दोबारा मैं लिखवा दूंगा। जो सबसे पहला कारक है वो है आत्म कारक। आत्म कारक, एक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आत्म मतलब जो मेरे बारे में बताएगा। आत्म यानी कि जो स्वयं के बारे में बता रहा है उसको हमने कहा आत्म कारक। दूसरा कौन आएगा? दूसरा आएगा अमात्य कारक। AMK, अमात्य कारक। अमात्य कारक यानी कि जो आपके करियर और फाइनेंस के बारे में बताएगा। आपके करियर और फाइनेंस के बारे में बताएगा। अब सूर्य हो सकता है आपका आत्मकारक हो लोरी जी का, और हो सकता है मोनिका जी के लिए वो अमात्य कारक हो, और हो सकता है वही सूर्य मेरे लिए दारा कारक हो, ज्ञाति कारक हो, पुत्र कारक हो, मातृ कारक हो, भ्रातृ कारक हो, कुछ भी कारक बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस सूर्य की डिग्री क्या है। उस सूर्य की डिग्री क्या है। तो जब हम कारकों की बात कर रहे हैं तो उन कारकों को हम 7 कारकों में डिवाइड कर देते हैं। हर प्लेनेट किसी एक चीज का कारक बन जाता है, सातों में से कोई एक कारक बन जाता है। तो ये तो हुई कारक की बात। अभी कारक पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज क्या है? दूसरी इसकी जो दशा होती है। जैसे पराशरी ज्योतिष में हम जो दशा करते हैं, विंशोत्तरी दशा, उसमें क्या होती है? उसमें प्लैनेट्स की दशा आती है, ग्रह की दशा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रोरी जी की चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसके अंदर अंतर जो है मंगल का है या आने वाला है। मोनिका जी के लिए मान लेते हैं राहु की महादशा चल रही है, जया जी के लिए शनि की महादशा चल रही है, प्रिया जी के लिए चंद्रमा जिसकी बुध की महादशा चल रही है। तो सबके लिए प्लेनेट की दशाएं ऑपरेट कर रही हैं, अंतर भी प्लेनेट के चल रहे हैं। दूसरा जो दशाएं हैं उन सबका जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो फिक्स है। अगर शुक्र की महादशा मोनिका जी के लिए 20 साल की है तो प्रिया जी के लिए भी वो 20 साल की ही है। अगर राहु की दशा जया जी के लिए 18 साल की है तो मेरे लिए भी वो 18 साल की ही है। बात समझ में आई? तो यानी कि हर प्लेनेट की जो दशा है वो फिक्स है और हर किसी के लिए फिक्स है। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में जो दशा है उसको हम बोलते हैं चर दशा। चर दशा, जैसे चर कारक थे वैसे ही चर दशा है। तो जो दशा आएगी, जो चर दशा होगी, वो प्लेनेट की नहीं होगी, वो राशि की होगी। प्लेनेट की नहीं होगी, राशि की होगी। तो राशियां कितनी है हमारे पास? 12। मेष से लेके मीन तक। तो मेष से लेके मीन तक जो राशियां हैं उन्हीं की आपको दशाएं आएंगी। तो हम ये नहीं बोलेंगे जैमिनी ज्योतिष में कि लोरी जी की वीनस की महादशा चल रही है, लोरी जी की मीन की दशा होगी, या कुंभ की दशा होगी, या मेष की दशा होगी, या वृषभ की दशा होगी, मिथुन की दशा होगी, सिंह की दशा होगी। यानी कि राशियों की दशाएं आएंगी, प्लैनेट्स की नहीं आएंगी, राशियों की आएंगी। अब जो राशि की दशा होगी वो भी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कहा? चर दशा, जो बदल रही है। तो हो सकता है लोरी जी के लिए मेष राशि की दशा 5 साल की हो, जया जी के लिए 1 साल की हो,
मोनिका जी के लिए 12 साल की हो। तो जो चर दशाएं हैं राशियों की वो 1 साल से लेके 12 साल तक हो सकती है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 12 साल, और वो हर किसी के लिए अलग अलग होगी। इसीलिए उसका नाम क्या है, चर दशा। जैसे चर कारक है, जैसे प्लेनेट किसी आपके लिए अलग अलग सिग्निफाई कर रहा है हर कारक को, हम्म। उसी तरीके से दशा भी आपको अलग अलग ड्यूरेशन की मिलेगी। बात, दो चीजें समझ में आई आपको। एक तो कोई भी प्लेनेट आपका कारक बन सकता है 7 कारक में हम्म। से, वो डिपेंड करेगा कि आपके प्लेनेट की डिग्री किस हिसाब से आपको मिली है जन्म के समय। दूसरा, आपको दशाएं, जो चर दशाएं हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग मिलेगा, सबको एक सा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जो सबसे पहली दशा आपको मिलती है वो उस प्लेनेट की मिलती है पराशरी में जो आपका चंद्र नक्षत्र होता है, उसका जो स्वामी हम्म। होता है वही मिलती है आपको। जिस नक्षत्र में हम्म। आपका जन्म हुआ है उसके स्वामी की आपको दशा मिल जाएगी जन्म के समय। हम्म। यहाँ पर जिस लगन में आपका जन्म हुआ है, तो लोरी जी का जन्म हुआ है मकर लगन में, तो इनको जो चर दशा मिली जन्म के समय, सबसे पहले कौन सी राशि की मिलेगी, मकर राशि की मिलेगी। मोनिका जी का जन्म हुआ है सिंह लगन में, तो इनको जो सबसे पहली दशा मिलेगी या मिली होगी वो मिली होगी सिंह राशि की। स्मिता जी का जन्म हुआ है तुला लगन में, तो इनको सबसे पहली जो चर दशा मिलेगी वो मिलेगी तुला राशि की। जया जी को मिली कर्क राशि की, प्रिया जी को मिली कुंभ राशि की, और शिल्पी जी को मिली धनु राशि की। तो जिसका जिस लग्न में जन्म हुआ उसको उसी राशि की दशा मिल जाएगी। उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका ड्यूरेशन क्या होगा, वो हम धीरे आगे चल के निकालेंगे। मैनुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में तो होता ही। दो चीजें आई, एक तो चर कारक आ गए आपके पास और एक चर दशाएं आ गई। ठीक है। अब जब हम पराशरी ज्योतिष देखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई वीनस किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा है, वो हम्म। जीवन भर आपका उसी हाउस में बैठा रहेगा। भाई आप हम्म। सिंह लगन में जन्मे हैं और मान लेते हैं लगन में आपका लग्नेश बैठा है सूर्य, तो हमेशा वो लगन में ही रहेगा। हाँ। लगन आपका सेम ही रहने वाला है, उसमें तो कुछ बदलाव होगा नहीं। हम्म। जैसे जैसे महादशाएं आती रहेंगी, जिन जिन घरों में वो प्लैनेट बैठे होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट डिलीवर हो जाएंगे। उसकी पुष्टि आपको नवांश भी करता रहेगा, D10 या बाकी जो डिविजनल चार्ट है वो भी आपको इंडिकेशंस देते रहेंगे और आप प्रिडिक्शंस दे दोगे उनके हिसाब से। यहाँ पर दो ही चार्ट पे हम काम करेंगे, D1 पे और D9 पे, D1 एंड D9। दूसरा, इसकी जो और अच्छी एक बात है, अब जैसे इनका अगर सिंह लग्न है और सूर्य लगन में है तो जीवन भर के लिए लगन में हो गया। हाँ। लेकिन जब हम जैमिनी ज्योतिष की बात करते हैं तो चर कारक की स्थिति बदलती रहती है राशि दशा के हिसाब से। कैसे? अब मान लो इनका सूर्य लगन में है, मोनिका जी का, ठीक है, और हम ये मान लेते हैं जो इनका सूर्य लगन में बैठा है वो आत्म कारक है। कौन सा कारक है? आत्म कारक, यानी कि सेल्फ का कारक है। तो इनको पहली दशा मिली सिंह राशि की। इसका मतलब हम्म। ये हुआ कि सूर्य लगन में है, और ये मान लेते हैं कि उस सूर्य राशि जो इनको सिंह राशि की दशा मिली वो 10 साल के लिए मिल गई। ठीक है, अपने मन से मार रहे हैं अभी हम। तो 10 साल इनको रिजल्ट किस प्रकार के आएंगे? लगन के रिजल्ट आएंगे। लगन के रिजल्ट क्या होते हैं? लगने से लगना। अच्छे रिजल्ट होंगे होंगे डेफिनेटली, सेल्फ पे फोकस होगा, अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा होगा, हर चीज के लिए अच्छा होगा। अब ये मान लेते हैं कि दूसरी जो दशा आएगी इनकी, अभी सिर्फ हम ये फिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम रेंडमली चल रहे हैं। मान लेते हैं कि अगली दशा इनकी आ गई कर्क राशि की। कौन सी? कर्क राशि की। अब जो आत्म कारक इनका लगन में था, अब कर्क राशि से कौन से घर में चला गया? दूसरे घर में। कर्क राशि 12वें घर में आ गई ना इनके, सिंह लगन है तो। हम्म। कर्क राशि से सूर्य कौन से घर में चला गया? दूसरे घर में, लव्स। सेकंड हाउस में। हम्म। और मान लेते हैं उसकी दशा भी इनको 10 साल की आई, कर्क राशि की। तो अब अगले 10 साल ये कैसा रिजल्ट इनको मिलेगा या कैसा इनका बिहेवियर होगा? इनका फोकस सेल्फ पे नहीं होगा, अब इनका फोकस फैमिली पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस राशि की दशा चल रही थी उससे दूसरे घर में चला गया है कौन? आत्मकारक, यानी कि मैं, यानी कि सेल्फ। बात समझ में आई? अब उसके बाद मान लेते हैं मिथुन की आ गई।
तो मिथुन से कौन से घर में चला गया? थर्ड हाउस में। मिथुन से सिंह राशि थर्ड होती है ना, यस यस यस, 11th। 4 5 थर्ड। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? जैसे लग्नेश इन थर्ड हाउस हम पढ़ते हैं, तो अब इनको क्या समझ में आने लगेगा? कम्युनिकेशन करना अच्छा लगेगा, नेटवर्किंग अच्छी लगेगी, ट्रैवलिंग करना इनको अच्छा लगेगा। क्यों? पहले मैंने अपने पे फोकस किया, फिर फैमिली पे फोकस किया, अब किस पे फोकस चला गया मेरा? थर्ड हाउस पे, ट्रैवलिंग पे। उसके बाद मान लेते हैं किसकी दशा आ गई? वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि से सिंह राशि कौन से नंबर पे आती है? तो नंबर पे। हाँ, अब कहाँ चला गया? आत्मकारक फोर्थ हाउस में चला गया। तो एक क्वेश्चन, ये इधर मतलब उल्टा चल रही है इसमें? उल्टा सीधा कैसे चलेगी वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो मैं ऐसे, रेंडमली हाँ। चला रहा हूँ। हाँ, ठीक ठीक। उस पर अभी भूल जाओ, अभी तो सिर्फ ये इंटरेस्ट, मतलब कुछ फैमिलर करने की कोशिश हो रही है। अब जब वृषभ की आई तो वही आत्मकारक फोर्थ हाउस में चला गया। फोर्थ हाउस में गया तो कैसी प्रोडिक्शंस आएंगी? जैसे लग्नेश इन फोर्थ हाउस में होता है, तो मतलब कहाँ आप समय व्यतीत करोगे? घर में, कंफर्ट, गाड़ी, ये वो। अब आप उस तरीके का बिहेवियर आपका हो जाएगा। उसी तरीके फिर पांचवें में जाएगा, छठे में, सातवें में, आठवें में, नवे में, 10वें में, 11वें में, 12वें में। जैसे जैसे राशि की दशा बदलती जाएगी वैसे वैसे आपके बिहेवियर में शिफ्ट आता जाएगा। तो कभी आप देखते हैं ना कि हमारा बिहेवियर, हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी हमें ट्रैवलिंग करना पसंद आने लगता है, कभी हमें घर में रहना अच्छा लगने लगता है, कभी हमें घूमना अच्छा लगने लगता है, कभी हम आइसोलेशन में अच्छा लगता है, कभी हम रिसर्च करने लगते हैं, कभी एकदम पढ़ाई पे फोकस कर देते हैं, कभी हम स्पाउस पे फोकस हो जाते हैं, कभी खाने पीने में बहुत फोकस हो जाते हैं। वो चेंज कहाँ से आ रहा है? वो चेंज आ रहा है चर दशाओं से। ये पूरा जैमिनी ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ चर यानी कि बदलाव पे टिका हुआ है। हर चीज बदलती रहती है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं। वहां पर हम पराश्री में ये नहीं बोलते कि आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, बिहेवियर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो हम बात नहीं करते, क्योंकि लग्नेश जहां बैठा है वहीं रहेगा। जब वो एक्टिव होगा तो ज्यादा डोमिनेटली रिजल्ट देने लगेगा अपने। लेकिन यहां पर तो पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अब अगर आपको चर कारक निकालने हैं, आपको चर कारक निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो वो आप कैसे करोगे? जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है आपकी कुंडली में, राहु केतु को छोड़ दो, उनको भूल भूल जाओ। आत्मकारक। जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में कोई प्लेनेट होगा? क्योंकि एक राशि का स्पैन कितना होता है? 30 डिग्री का। जो भी प्लेनेट आपको कुंडली में मिले हैं वो 0 से लेके और 30 डिग्री के बीच में मिले होंगे। मैक्सिमम 29 डिग्री 59 मिनट का होगा, और मिनिमम कितना होगा? 0001 होगा, है ना? 1 सेकंड का हो सकता है, बिल्कुल एंटर ही हुआ हो, तो उसी रेंज में होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है आपकी कुंडली का, वो आपका आत्म कारक बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? एक है। आत्म कारक। आप इसको लिख लो, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जिसकी डिग्री सबसे अधिक होगी होगी वो होगा आपकी कुंडली का आत्म कारक। ठीक है? हाईएस्ट डिग्री जिस भी प्लेनेट की है वो आपका आत्म कारक है। आत्म कारक करेगा क्या? आत्म कारक आपके बारे में, स्वयं के बारे में बताएगा। जैसे लग्नेश बताता है वैसे आत्म कारक बताएगा आपके बारे में। और जो ये आपके बारे में बताएगा वो फिक्स नहीं होगा, वो हर दशा के हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक है? क्लियर हुई बात? अब जो भी प्लेनेट आपका आत्मकारक बनेगा, उस प्लेनेट के जो सिग्निफिकेंस हैं, भाई किसी का आत्मकारक सूर्य हो सकता है, किसी का आत्मकारक वीनस हो सकता है, किसी का आत्मकारक मून हो सकता है। तो जो उस खुद प्लेनेट के सिग्निफिकेंस हैं वो भी आपके अंदर होंगे। यानी कि अगर मंगल आत्मकारक होगा तो व्यक्ति डोमिनेटिंग, थोड़ा सा झगड़ालू, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड सेट का होगा। क्यों? क्योंकि मंगल की एनर्जी है उसके पास। किसी व्यक्ति का बुध अगर आत्मकारक होगा तो डेफिनेटली वो बिजनेस ओरिएंटेड होगा, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, बिजनेस माइंडसेट का होगा, है ना? जो बुध का
कारक तत्व हैं वो लिए हुए होगा। इसके यहाँ से आवाज आ रही है। मोनिका जी आपके यहाँ से आ रही है क्या? वो हाँ जी, सुनो एक मिनट। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपका आत्म कारक प्लेनेट है उस प्लेनेट के जो सिग्निफिकेंस हैं वो भी एक्टिवेट होंगे या वो भी आपकी पर्सनैलिटी में दिखेंगे। बृहस्पति होगा तो बृहस्पति के दिखेंगे, शनि होगा तो शनि के दिखेंगे, चंद्रमा होगा चंद्रमा के दिखेंगे, मंगल होगा मंगल के दिखेंगे। तो ये तो हो गया आत्म कारक के बारे में। किसको बता रहा है? सेल्फ को बता रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो प्लेनेट आएगा, जो कारक आएगा, यानी कि जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी, सबसे टॉप पे कौन सा चला गया? आत्म कारक। अब उससे जो नीचे वाली डिग्री है सेकंड हाईएस्ट, वो होगा अमात्या कारक, AMK, अमात्या कारक। ये क्या क्या चीजें बताएगा आपके जीवन में, या कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई करेगा? 2, 10, 11, 2, 10, 11। दूसरा घर यानी कि फाइनेंस के बारे में बताएगा, 10वां घर यानी कि करियर के बारे में बताएगा, और 11वां घर यानी कि गेन्स के बारे में बताएगा। 2, 10, 11। आत्मकारक पहले घर के बारे में बता रहा था, अमात्य कारक 2, 10, 11 के बारे में बता रहा है। यानी कि आपका करियर कैसा होगा, आपका फाइनेंस कैसा होगा किसी चर दशा में, वो आपको कौन बताएगा? अमात्या कारक। थर्ड हाईएस्ट प्लेनेट जो होगा, थर्ड हाईएस्ट प्लेनेट जो होगा वो होगा भ्रातृ कारक। भ्रातृ कौन होता है? भाई। भ्रातृ कारक, इसको बोलते हैं BK। पहला था AK, दूसरा था AMK, तीसरा है BK। थर्ड हाईएस्ट डिग्री में जो होगा वो होगा भ्रातृ कारक। ये कौन कौन से हाउसेस को बताएगा? ये 2 हाउसेस को सिग्निफाई करता है, थर्ड हाउस एंड 9th हाउस। भाई और पिता, डॉक्यूमेंटेशन एंड 9th हाउस, यानी कि हायर लर्निंग या विजडम या नैतिकता या पिता या गुरु। और थर्ड हाउस क्या बता रहा है? ट्रैवलिंग बता रहा है, कम्युनिकेशन बता रहा है, डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, कमीशन बता रहा है, यानी कि जो भी थर्ड हाउस की एक्टिविटीज हैं। तो तीसरे घर की और 9th हाउस की एक्टिविटीज को, या तीसरे घर और 9th हाउस के जो सिग्निफिकेंस हैं उनको कौन कैरी करेगा? भ्रातृ कारक BK, जो होगा थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। प्रदीप जी, इसमें आपने एक बार पहले बताया था कि है ना, थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग को बताता है और 11th हाउस एल्डर सिबलिंग को बताता है। तो इसमें भ्रातृ कारक में 11th हाउस नहीं आना चाहिए फिर? नहीं, थर्ड हाउस ही आएगा। अच्छा। थर्ड हाउस ही आएगा। जब भी आप भाई बहन की बात करोगे थर्ड हाउस आएगा, और पिता की बात करोगे 9th हाउस आएगा, लेकिन यहाँ पे भ्रातृ कारक ही आएगा। भाई को भी वही बता रहा है, पिता को भी वही बता रहा है। डिफरेंस कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस इस प्रकार से आएगा कि अभी हम बात कर रहे हैं चर कारक की जो बदल रहे हैं, दूसरे कारक है स्थिर कारक, फिक्स कारक। तो फिक्स कारक में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो भाई और पिता के बीच में, तो मंगल और सूर्य बताएंगे। बात समझ में आई? बड़े बड़े भाई के लिए कौन बताता है? शनि बताता है, सैटर्न, वो डिफ्रेंशिएट करेगा। अब तीन तीन कारक हो गए आपके पास, आत्म कारक हो गया, अमात्य कारक हो गया, भ्रातृ कारक हो गया। फोर्थ हाउस को जो बताएगा वो बताएगा मातृ कारक। मातृ यानी कि जो माता का कारक है, जो फोर्थ हाउस का कारक है, MK, शॉर्ट फॉर्म में MK। तो ये क्या क्या बताएगा? ये बताएगा आपका मन का सुख, मानसिक सुख की बात करेगा, माता की बात करेगा, व्हीकल्स की बात करेगा, प्रॉपर्टी की बात करेगा, कंफर्ट की बात करेगा।
फोर्थ हाईएस्ट प्लेनेट हो गया आपका मातृ कारक एम के, जो किसको सिग्निफाई कर रहा है, फोर्थ हाउस को। अब अगर जब हम बात करते हैं पराशरी ज्योतिष में, तो जैसे मान लो किसी का फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, या फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, तो हम क्या बोलते हैं, फोर्थ लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में होता है, फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो आप क्या बोलोगे? मन से परेशान रहेगा, माता को बीमारी भी हो सकती है। मन से फोर्थ परेशान लॉर्ड, रहेगा, मन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उसके, क्यों? हाँ। क्योंकि जो छठा घर है वो लिटिगेशन का है, विरोध का है, हम्म तो मन में ही कुछ ना कुछ विरोध चलता रहेगा उसके, यही हम्म होगा। हाँ। या प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन हो सकता है, कोर्ट हम्म कचहरी हो सकती है, तो इसलिए हमने हम्म एक चीज क्या बोलती है कि जिस भी घर में आप रहोगे उस घर को आप लोन पे रखना, हाँ, बोला क्योंकि था। छठा घर लोन भी है। तो अब हम्म अगर एम के किसी का एम के किसी चर दशा से छठे घर में चला गया, किसी का एम के किसी चर दशा से छठे घर में चला गया, तो क्या होगा, उस समय पर उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उस समय पर उसकी प्रॉपर्टी पर वीकर पे लिटिगेशन हो सकता है। हम्म अभी हमने बात की थी ना, जब एम के एक ही की बात कर रहे थे हम, आत्मकारक की, हमने 3-4 महादशाओं के हिसाब से बात की कि अगर उसकी हम्म सिंह राशि की दशा होगी तो क्या होगा, जब कर्क की होगी तो क्या होगा, मिथुन की होगी तो क्या होगा, वृषभ की होगी तो क्या होगा। तो इसी प्रकार से अगर दशाओं को हम कंटिन्यू करते चले जाएं और मात्र कारक छठे घर में आ जाए, तो उस समय पर मानसिक सुख के लिए आप वो समय अच्छा नहीं होगा आपके लिए। बात समझ में आई? सर इसमें ये है कि जैसे दशा राशि की है तो इसमें ज्यादा एक्यूरेट पता चल जाएगा, उसमें तो अगर किसी प्लेनेट की होती है तो हम दो हाउसेस मोस्टली प्लैनेट्स के होते हैं, तो जेमिनी में अगर प्रॉपर राशि है तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस हाउस की चीजें आएंगी चलेंगी। हाँ, एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन आपको दिख जाती है। और अगर फिर मैंने कहा आपको किसी इवेंट के लिए महादशा सपोर्ट कर रही है, अंतरदशा सपोर्ट कर रही है, ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा है, चर दशा ने भी आपको अगर सपोर्ट दिखा दिया है, तो मतलब ये है कि वो इवेंट घटित होगा आपके जीवन में 99.99%। बाकी प्रभु जाने, देखने में गलती भी हो सकती है ना, हो सकती है आगे पीछे हो गया कोई कारक, कुछ हो गया, लिख दिया आपने गलती से, या कुछ एरर हो गई। मात्र कारक हो गया आपका। अब हम्म 5वें नंबर पे आता है पुत्र कारक, पुत्र कारक पीके। तो ये फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री, वो डिग्री कंटिन्यू होगा ना हाँ, सर? डिग्री कंटिन्यू हो रहा है। हाईएस्ट डिग्री जो था, जो नंबर 1 पे था, वो था हम्म आत्मकारक, नंबर 2 पे था अमात्य कारक, नंबर 3 पे था भ्रातृ कारक, नंबर 4 पे था मातृ कारक, और नंबर 5 पर है पुत्र कारक। पुत्र कारक यानी कि फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस बताएगा, लेकिन क्या सिर्फ संतान के बारे में बताएगा? नहीं, संतान, एजुकेशन, शिक्षा आपकी, और प्रेम संबंध, तीनों चीजों को आपको फिफ्थ हाउस या पुत्र कारक पीके ही बताएगा। डिपेंड करेगा कि किस एज ग्रुप में या किस सिचुएशन से उस समय आप गुजर रहे हैं। मतलब अगर 5 साल के हैं तो प्रेम संबंध नहीं होगा, या 10 साल के हैं तो प्रेम संबंध नहीं होगा, आप एजुकेशन की बात कर रहे होगे। अगर आप 30, 35, 40 साल के हैं तो संतान की बात कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। हम्म प्रेम की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसी की बात कर रहे होंगे। तो फिफ्थ हाउस की जो सिग्निफिकेंस है उसको बता देगा आपको पुत्र कारक। अब आएगा सबसे सुंदर वाला, जो सबसे मजेदार है, वो है ज्ञाति कारक, जो 6th हाईएस्ट डिग्री पर होते हैं, ज्ञाति कारक। बस इसी को सबसे ज्यादा देखा जाता है, और आप भी देखोगे और देखते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ये 3 घरों की लॉर्डशिप लेके चलता है, 6, 8, 12, 6, 8, 12। अच्छा।
यानी कि इसका ऋण शॉर्ट जो फॉर्म जीके है क्या प्रदीप जी? जीके, यस, शॉर्ट फॉर्म है जीके, ज्ञाति कारक। तो ये आपको ये भी बता देगा बीमारी होगी कैसे होगी, एक्सीडेंट होगा या हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तीनों घरों को सिग्निफाई अकेला ही कर लेगा। जहां भी कलेश आएगा वो यही बनाएगा। 6, 8, 12 बोला प्रदीप जी आपने 6, हाउसेस? 8, 12 यही हाउस है ना, जो त्रिक हाउस है, जो पीड़ा देते हैं, यस। और तीनों को हाँ। ये अकेला लेके चलता है। तो जिस प्लेनेट के साथ जुड़ जाएगा, जिस घर में चला जाएगा, जिस चर दशा से, वो आपके जीवन में चलता रहेगा। कभी पैसे से परेशान, कभी पति से परेशान, कभी बच्चों से परेशान, कभी खाने से परेशान, कभी हेल्थ से परेशान, कभी करियर में परेशान, कभी लोन से परेशान, कभी पिता से परेशान, कभी माता से परेशान, कभी आइसोलेशन में चले गए। कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है, बस उसकी फॉर्म बदलती रहेगी। जैसे जैसे चरदशा बदलेगी वैसे वैसे जीवन की परेशानियां दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। मतलब अगर जीके आपका लगन में था तो आप खुद से ही दुखी हो जाएंगे, खुद को पीड़ा हो जाएगी। दूसरे घर में चला जाएगा तो फाइनेंस को लटका देगा। तीसरे घर में चले जाएगा तो भाई बहन को कर देगा या डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फोर्थ में चला जाएगा तो घर के सुख में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या व्हीकल की या प्रॉपर्टी की समस्या पैदा कर देगा। फिफ्थ में जाएगा तो बच्चों से कर देगा या आपकी बुद्धि खराब कर देगा। सिक्स में जाएगा बीमारी कर सकता है या शत्रुओं को एक्टिव कर देगा। सेवेंथ में पति या पत्नी को प्रॉब्लम कर देगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी, जैसे जैसे चर दशा बदलेगी, वैसे वैसे जीवन की परेशानियां अपना रूप आपके जीवन में बदलती रहेगी। अब 8वां तो आप कर लोगे सही, ज्योतिष पढ़ रहे हो। 6, 8, 12 में से 8 तो गया क्योंकि ज्योतिष कर रहे हो आप। छठा जो नौकरी कर रहे होंगे ज्योतिष के साथ साथ, या सेवा भाव रख रहे होंगे या पंचुअल होंगे अपनी लाइफ में, तो उनका छठा भी ठीक हो जाएगा। 12वां जो छोड़ देंगे उनका 12वां भी ठीक हो जाएगा। यही है ना 6, 8, 12 तो। या फिर अपने कल्चर से दूर चले जाएंगे तो भी ठीक रहेगा प्रदीप जी? वो भी दूर चला जाएगा, विदेश में चले जाओगे तब भी सही हो जाएगा। तो स्मिता जी तीनों कर रही हैं, घर से दूर भी हैं, ज्योतिष भी कर रही हैं और नौकरी भी कर रही हैं। तो इनका ज्ञाति कारक क्या करेगा? बैलेंस रहेगा। ये ऐसा नहीं है, प्रदीप जी कर रहा है। यानी ठीक है कर रहा है, लेकिन बैलेंस तो है ना, आप उसकी एक्टिविटीज तो कर ही रहे हो। क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, वो अभी ठीक है, जब आगे चर्चा करेंगे देख लेंगे। लेकिन ये आपको बता देगा कि प्रॉब्लम्स आपको किस एरिया में आने वाली, या किस घर से जुड़ के आने वाली, या किस कारक से जुड़ के आने वाली है, क्योंकि किसी ना किसी कारक से संबंध भी बना लेगा। अगर मान लो आपका ज्ञाति कारक आपके, चलो पुत्र कारक के साथ बैठ गया, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, अनटिल अनलेस कि आप ज्योतिषी ना पढ़ लो या वकालती ना कर लो या बाहर जाके पढ़ाई ना कर लो। चलो जी, 6 हो गए। 7वां जो लोएस्ट डिग्री पे है वो है दारा कारक। दारा कारक यानी कि पति या पत्नी या बिजनेस या 7th हाउस का जो कारक है, दैट इज दारा कारक। ठीक है। डी के, ए के, ए एम के, बी के, एम के, पी के, जी के, डी के, ये आपको याद होने चाहिए। हो गए 7 कारक। राहु केतु को हमने यहां पर एक्सक्लूड कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। तो अब जिस जिस चर दशा से जिस जिस घर में जोन जोन सा कारक जाएगा, वहां वहां पर उस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब किसी की शादी करानी है तो हमने क्या कहा, जो आज ही जिससे हमने क्लास स्टार्ट की थी, बृहस्पति ट्रांजिट वाला बृहस्पति 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा हो या 7th हाउस में हो, शनि की भी दृष्टि आ जाए या ट्रांजिट कर रहा हो 7th हाउस से, या 7th लॉर्ड के ऊपर से 7th लॉर्ड को देख ले, डबल ट्रांजिट इंपैक्ट हो गया।
और अंतरदशा राशि तुल्य में या नॉर्मल वे में भी अगर 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है या 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो कि इस समय पर इस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा, यही बोलोगे। अगर किसी चर दशा से दारा कारक अगर 7th हाउस में आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे डेफिनेटली होगी। कि इस व्यक्ति का इस समय पर विवाह हो जाएगा, या अब विवाह हो चुका है तो क्या होगा, इस टूटेगा। समय पर इस व्यक्ति का अगर बिजनेस ये स्टार्ट करना चाहता है तो इस समय पर इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। वो भी नहीं होगा तो क्या हो सकता है, 7th हाउस रिलेशनशिप का भी होता है, तो कई बार ऐसे समय पे कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी हो सकता है। यानी कि 7th हाउस की कोई एक्टिविटी आपके जीवन में घटित होने के लिए उपयुक्त समय होगा जब दारा कारक 7th हाउस में होगा। क्लियर हुई बात। अगर किसी कोई बच्चे की प्लानिंग कर रहा है, बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, और अगर पुत्र कारक 5th हाउस में, 5th हाउस ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 5वां घर किस चीज का है, संतान का है, संतान तो का। संतान का कारक कौन है, पुत्र कारक पीके। अगर किसी चर दशा से पुत्र कारक 5th हाउस में आ गया तो मतलब इस समय पे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप कोई मकान खरीदने का सोच रहे हैं और आपका मात्र कारक 4th हाउस में आ गया किसी चर दशा से, तो उस समय पे आप मकान ले पाएंगे। कोई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं आप और किसी चर दशा से आपका मात्र कारक 4th हाउस में आ गया, तो यानी कि उस समय आप गाड़ी ले पाएंगे। यही यही हो रहा है ना। अगर आप अपने करियर में प्रमोशन का देख रहे हैं, प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन होना है, तो अगर आपका एएम के अमात्य कारक 10th हाउस से संबंध बना ले तो क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। अगर 2nd हाउस से संबंध बनाएगा तो क्या होगा, अच्छे फाइनेंस की प्राप्ति होगी। 11th हाउस से, यानी कि आपकी आपके करियर को लेके अच्छे गेन्स होंगे और इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब अगर यही आत्म अमात्य कारक 12वें घर में चला गया किसी चर दशा से, तो आपके करियर में बदलाव आ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी क्या हो जाए, छूट जाए, बदल जाए। और अगर 8th हाउस में आ गया अमात्य कारक, तो क्या होगा, आपको आपके करियर में पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, कुछ बदलाव आ सकता है आपके उसमें, या कुछ वहां पर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, पीड़ा का सामना करोगे बेसिकली आप, अगर 8th हाउस से जुड़ा हुआ आप कार्य नहीं करते हैं उस केस में। वो तो हमें ध्यान रखना ही है कि काम क्या करता है वो व्यक्ति। अगर वो 8th हाउस का ही काम कर रहा होगा तो अच्छा कर देगा, वो उल्टा अच्छी रिसर्च करा देगा। अगर मान लो कोई रिसर्च कर रहा है किसी, या एस्ट्रोलॉजर है, तो उसमें तो और अच्छा से कर पाएगा वो, क्योंकि 8th हाउस से जुड़ गया है। अगर आपका ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक है ना परेशानी की जड़, ज्ञाति कारक आपका 2nd हाउस में आ गया, 2nd हाउस में, तो क्या करेगा, आपके फाइनेंस को उड़ा देगा। अगर यही ज्ञाति कारक आपके 4th हाउस में हो गया तो आपके मन के सुख को खराब कर देगा। 5th हाउस में आ गया तो आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देगा, या बच्चों से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बात समझ में आई। अब किसी एक की कुंडली आपकी लगाते हैं और उसमें हम जो चर कारक हैं उनको देखते हैं। बनाइए जी कुंडली, बनाइए मकर लगन की, 10 नंबर की कुंडली बना लीजिए। कितनी, 10 नंबर की। दस नंबर की कुंडली बनाइए, लगन में लिखिए बृहस्पति। 10 नंबर की कुंडली
लगन में बृहस्पति। 4th हाउस में राहु। 7th हाउस में वीनस और मून। 7th हाउस में वीनस और मून। 8th हाउस में मरकरी, सन एंड मार्स। मरकरी, सन एंड मार्स। 10th हाउस में केतु एंड सैटर्न। केतु और शनि। अब डिग्री लिख लीजिए। लगन में जो बृहस्पति आपने लिखा है उसकी डिग्री लिखिए 14 डिग्री 10 मिनट। अच्छा, पूरा लिखना। 14 डिग्री 10 मिनट। राहु की डिग्री लिखिए 16 डिग्री 47 मिनट। 16 डिग्री 47 मिनट। लिखना जानते हैं ना आप डिग्री मिनट कैसे लिखते हैं? जी सर। 17 लिखेंगे तो उसके ऊपर डिग्री का वो गोल जो बनता है छोटा गोला बना देंगे, और फिर आगे क्या लिखेंगे 47 तो उसके ऊपर एक एक डंडा लगा देंगे। तो 16 डिग्री 47 मिनट। वीनस के सामने लिखिए 24 डिग्री 38 मिनट। 24 डिग्री 38 मिनट। मून के सामने लिखिए 24 डिग्री 38 मिनट। दोनों सेम हो गई। अब इनके आगे सेकंड भी लिखना पड़ेगा आपको। तो मून के आगे 24 डिग्री 38 मिनट और 25 सेकंड है। अच्छा। 24 38 25 ऐसे लिखना है। और वीनस के सामने 24 38 07 यानी कि 7 सेकंड है। 7 सेकंड। तो चंद्रमा ऊपर है, वीनस नीचे है। फिर लिख लिए मरकरी 16 डिग्री 40 मिनट। मरकरी 16 डिग्री 40 मिनट। फिर लिखिए मार्स मंगल 7 डिग्री 51 मिनट। 7 डिग्री 51 मिनट। सन 25 डिग्री 57 मिनट। 25 डिग्री 57 मिनट। लास्ट में है शनि 29 डिग्री 39 मिनट। 29 डिग्री 39 मिनट। सर लगन क्या है? राशि? मकर लगन था। अच्छा, ओके। तो आपके पास सारी डिग्री आ गई हैं। आप इसको इसमें 7 कारक के हिसाब से एक बार अरेंज कर दीजिए। 4-5 मिनट है, 2-3 मिनट आप आराम से अरेंज कीजिए। सर मरकरी कितनी थी सर? 25 नहीं 16 डिग्री। ठीक है, ठीक है। So first Saturn है प्रदीप जी। Saturn, Sun, Moon, Venus, जुपिटर। राहु, राहु तो नहीं दिखते मरकरी। हैं। राहु को नहीं मर लिखना है, राहु केतु को एक्सक्लूड करना है। अच्छा, आपने डिग्री लिखा था ना प्रदीप जी, इसलिए। इसीलिए तो तो लिखा है। वीनस, अच्छा, वीनस, मरकरी, जुपिटर, मार्स। यस।
सभी ने बना लिया है? अच्छा, तो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। प्रिया जी बताइए, आत्मकारक कौन सा प्लेनेट है इनका? एके। प्रिया जी। सर मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो अच्छा, आप किसी और से पूछ लो, मैं सुन रही हूँ बस। ठीक है, ओके। मोनिका जी आप बताइए, एके कौन है इनका? सैटर्न। सैटर्न। आत्मकारक प्लेनेट है इनका सैटर्न। लोरी जी, अमात्य कारक प्लेनेट कौन सा है आपका? सन। स्मिता जी। सन। स्मिता जी, भ्रातृ कारक कौन सा प्लेनेट है इनका? मून प्रदीप जी। जया जी, मातृ कारक कौन सा प्लेनेट है? वीनस। मातृ कारक है इनका वीनस। और शिल्पी जी आप अनम्यूट करोगे क्या? सर मैंने देखा नहीं है। ओके। मोनिका जी तो आप फिर अगला बताइए, पुत्र कारक कौन सा है इनका? मोनिका जी। मर्क्यूरी। मोनिका जी पुत्र कारक? थ्री। मरकरी, ओके। और ज्ञाति कारक कौन सा प्लेनेट है जया जी? जुपिटर। जुपिटर। दारा कारक कौन है लोरी जी? मार्स। 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 तो आपके पास 7 के 7 कारक आ गए। हम्म। ठीक है। अब इसमें ना, एक तो हमने ये बात की कि जोन सा प्लेनेट आपका कारक बना है उस प्लेनेट के सिग्निफिकेंस आप में आएंगे। तो आपका आत्मकारक कौन है? शनि। शनि। और शनि के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? मेहनती पेशेंस। होता है। मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, पेशेंस होता है, आलसी भी होता है वैसे शनि वाले। हम्म। तो थोड़ा मेहनती और रिजर्व भी आलसी होते हैं कैसे हो सर। गया प्रदीप जी? सर नहीं नहीं, थोड़े से मैं बता रही रिजर्व हूँ। काम भी होते हैं, का, रिजर्व का, सीक्रेटिव। हाँ, काम जब हाँ मिल जाता है तब नहीं होते हैं, जब काम नहीं हाँ, मिलता है तब होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वर्क स्पेस पे मैं बिल्कुल बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन हाँ, घर पे मुझसे कुछ नहीं हो सकता काम। हाँ, वो जब काम असाइन हो जाता है ना तब हाँ। हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, काम असाइन हम्म। नहीं होता है तो बहुत लेजी हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। अब दूसरा इसमें बात यह है कि जब डिग्री ना, प्लेनेट की डिग्री बहुत हायर साइड में चली जाती है, हायर साइड में, तो प्लेनेट अगर एक सर्टेन डिग्री पे पहुंचा है, तो हम्म। समझो कि जैसे अगर कोई प्लेनेट 1 डिग्री का है, तो हम जैसे बोलते हैं ना बाल्य अवस्था में है, अपनी जन्मा हाँ है, जो प्लेनेट उस हाँ। राशि में आया है, अभी हम्म। तो उस प्लेनेट ने, इससे हटके बता रहा हूं, उस प्लेनेट ने उस राशि में कदम रखा है, किसी एक प्लेनेट ने किसी एक राशि में एंटर किया है, तो 1 डिग्री पे आया है, तो यानी हम्म। कि उस इन्वायरमेंट में आए हुए उसे अभी कुछ समय हुआ है। मान लेते हैं शनि इनका तुला राशि में है, अभी जैमिनी को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, इनका शनि तुला राशि में है इनकी कुंडली में। तो तुला राशि में जब ये शनि एंटर हुआ, मान लो 1 डिग्री पे आया, तो हम्म। यानी कि तुला राशि में या अपने एक्सोल्टेड साइन में या अपनी मित्र राशि में, सारी चीजें उसी की हैं। हम्म। तो अभी तो सिर्फ उसने एंटर किया है, एंटर किया है तो मतलब अभी उस कल्चर से, उस कल्चर में सिर्फ ये आके रुका है, उस तो कल्चर को उसका। अब ये एक्सेप्ट कर रहा है हम्म। और उसके एक्सपीरियंसेस ले रहा है। लेकिन हम्म। जब ये प्लेनेट मैच्योर हो 30 गया। डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो पूर्ण हम्म। मेच्योरिटी में पूरे एक्सपीरियंस ले चुका होगा, और एक बड़ा एक्सपीरियंस इसके साथ होगा। क्यों? हम्म। क्योंकि इसने 0 से लेके 30 डिग्री का सफर 30। तय किया है उस पर्टिकुलर राशि में। हम्म। ये बात समझ में आई? अब हाँ। इसको वापस जैमिनी में आ जाते हैं। हम्म। तो ये राशि का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। हम्म। अब इसमें जो आपका किसी का भी आत्मकारक जब बहुत हाईएस्ट डिग्री पे चला जाता है, इसका मतलब हम्म। यह है कि उसने अपने प्रीवियस लाइफ की जर्नीज में बहुत कुछ सीख लिया है। उसने अपनी लाइफ की जो उसकी निरंतर जर्नीज रही हैं, उसने उसने बहुत कुछ सीख लिया है।
और इस जीवन में वो अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, 30 डिग्री की तरफ। अब जैसे इनका आत्म कारक क्या है, इनका आत्म कारक 29 डिग्री पे है। 29 डिग्री कितना मिनट था? 39 मिनट्स 39 39 मिनट्स मिनट, हाँ यानी कि 30 डिग्री होने वाला है। होने वाला है हाँ। तो 30 डिग्री होने वाला है, तो मतलब इस साइकिल से वो बाहर जाना चाहता है। उसने जितना समझना था, सीखना था, एक्सपीरियंस लेना था, वो सब कुछ ले लिया। जितना भोगना था वो सब कुछ भोग चुका है। हम्म तो जब लगन से लेके और 11वें घर तक सब आप कंप्लीट कर लेते हो, तो 12वें घर में किस में चले जाते हो? आप मुक्ति की तरफ चले जाते हम्म हो। तो अगर आपका आत्म कारक प्लेनेट बहुत हाईएस्ट डिग्री पे हो, और जोन सा भी वो प्लेनेट है उसके कारक तत्वों को बहुत ज्यादा भोग चुका है, तो अब वो उससे ऊब गया है और उसको वो छोड़ देना चाहता है। शनि किस चीज का कारक है? शनि है कर्म कारक, हम्म शनि है नौकरी का कारक। तो इस व्यक्ति ने नौकरी इतनी कर ली है, इतनी कर ली है, इतनी कर ली कि अब वो नौकरी से मुक्त होना चाहता है। बात समझ गए आप? हम्म तो उसकी इच्छाएं नहीं बची हैं, वो नहीं चाहता कुछ करना। कर लिया, बहुत कर लिया, छोड़ दो, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ भी। तो मतलब हम्म उसकी इच्छाएं खत्म हो रही हैं उसकी। अब मान लो यही होता सूर्य है इनका हाईएस्ट डिग्री पे, तो नेम फेम इतना इन्होंने देख लिया है, इतना कर लिया है, इतना ईगो में चले गए हैं, इतना कुछ इन्होंने देख लिया है, वो उससे छूट देना चाहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई फेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, बस हो गया, बहुत देख लिया मैंने नाम उन सब। अब यही अगर शनि इनका इनिशियल डिग्री पे होता, 10-15 डिग्री पे, है ना, मतलब एक एक डिग्री पे, बाकी 1 2 3 ऐसे डिग्री वाइज प्लेनेट चल रहे होते, और इनका ये जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है वो 10 डिग्री के आसपास होता, तब ये हम्म। नौकरी नहीं छोड़ते। तब इनकी इच्छाएं पूर्ण होती, इच्छाएं होती हैं उसमें। अभी रुक जाओ, अपनी कुंडलियों पे मत लगाओ, अभी रुके रहो। नहीं नहीं प्रदीप जी, इनकी कुंडली में लेकिन शनि जैसे 10th हाउस में बैठा है, तो उसका भी कोई इंपॉर्टेंस रहेगा कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा इसमें? उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको पराशरी में अलग देखेंगे। पराशरी में तो फिर शनि केतु हम बोलेंगे तो कर्म मुक्त का बोल देंगे हम इनको। हम्म वही तो इनको जैमिनी बोल रही है। बट लेकिन प्रदीप जी आपने बोला कि पिछले लाइफ टाइम्स में इतना काम कर चुके हैं कि इस लाइफ टाइम में काम नहीं करना, लेकिन मैंने इस लाइफ टाइम में तो दिया ना 15 इयर्स अपने जॉब को। तो 15 ईयर्स दिए ना, थक गए ना, ऊब गए ना, छोड़ दिया हाँ ना कि हो गया छोड़ दो। बिल्कुल। हाँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति 15 साल करके नौकरी छोड़ देता है। हम्म एम्बिशंस खत्म नहीं होते लोगों के। जितना कम डिग्री पे प्लेनेट होगा आत्मकारक, उतना एम्बिशंस उसके ज्यादा होंगे, खासकर उस पर्टिकुलर प्लेनेट से जुड़े हुए। आपका शनि है। शनि क्या है? शनि कर्म कारक है। हम्म तो कर्म से मुक्त होना चाहता है वो, तो क्योंकि उसने कर्म इतना कर लिया है। मैंने दूसरा एग्जांपल आपको सूर्य का दिया। अगर सूर्य हाईएस्ट डिग्री पे होता, आपका 39 डिग्री पे, 29 डिग्री पे सूर्य होता, तो आप काम हम्म को नहीं, आप नेम फेम से परेशान हो गए होते कि नहीं चाहिए मुझे नेम एंड फेम, बहुत, क्योंकि आपने उतना कुछ ले लिया है जीवन में, एक्सपीरियंस कर लिया है। तो कुछ समय बाद ही आप उसको छोड़ देना चाहोगे, क्योंकि आप उसमें इतना मैच्योर हो चुके हो, इतना आप भोग चुके हो उसका। अब यही अगर आपका शनि 10 डिग्री में होता, तो आप थोड़ी नौकरी छोड़ते। फिर तो आप इसमें एम्बिशंस रखते अपनी, इसके पीछे भागते, क्योंकि अभी जर्नी बाकी है 30 डिग्री तक जाने की। क्लियर हो गया? बट मैं ये स्टेटमेंट मेरा रहता है कि मैंने 15 साल में 30 साल का काम कर लिया, बहुत काम किया, लेकिन अब और नहीं करना, ये स्टेटमेंट रहता है मेरा, तो ये हाँ, बिल्कुल वो सही है। पराशरी भी बोल रही है किस, अभी देखेंगे बाकी जिसकी जो हाँ। जो कुंडली आएंगी। तो इसीलिए हम्म मैंने बोला कि वो सिग्निफिकेंस भी मैटर करेगा आपको, कौन सा प्लेनेट है और किस हम्म डिग्री पे है। तो उस डिटेल में भी आप जेमिनी को कर सकते हो। हम्म अकेले इंडिपेंडेंट रूप से भी बहुत लोग जेमिनी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेमिनी ही करते हैं। मतलब आप किसी को, हो सकता है आपको जेमिनी बहुत अच्छी लगने लगे, किसी को आप में से, हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगे, पराशरी अच्छी लगे। तो वो आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप किस एंगल से देखना चाहते हो। लेकिन चरदशा जरूर देखनी है। बाकी कोई एंगल आपका डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन चरदशा को देखना है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे आगे हर क्लास में। अब आपकी कुंडली में
ये तो देख लिया चाहिए आत्मकारक है। अब इसमें युतियां भी हैं आपके प्लैनेट्स की, जैसे सप्तम हाउस में आपके वीनस और मून बैठे हैं, 8th हाउस में आपके सन मरकरी और मार्स बैठे हैं। तो हम इसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 8th हाउस में बैठे हैं, सप्तम हाउस में बैठे हैं, अभी तो फिलहाल ठीक है, लगन कुंडली हमने बनाई हुई है। लेकिन वीनस और मून कौन कौन से कारक हैं आपकी कुंडली में? वीनस कौन सा कारक है आपका? मातृ कारक। वीनस है मातृ कारक, और मून कौन है? हाँ, भ्रातृ कारक। भ्रातृ कारक। हम्म भ्रातृ कारक और मातृ कारक दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड हो गई, हाँ। जुड़ गई। हम्म अब अगर किसी का 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड एक साथ बैठे हो तो क्या बोलोगे आप? घर बदल देंगे आपके, हम्म रेजिडेंस जो है आपका बदलेगा, काफी बार हम्म बदलेगा। थर्ड हाउस क्या दिखाता है? थर्ड हाउस आपको अपने जो 4th हाउस है, जो आपकी जन्म भूमि है, जो आपका नेटिव प्लेस है, उसकी हानि करता है, उसमें बदलाव देता है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी है। तो अगर मन से जोड़ोगे तो आपको मन का सुकून या आपकी मन की इच्छा ट्रेवलिंग की रहेगी। एक बात तो ये हो गई। हम्म क्यों? क्योंकि 4th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड साथ है, मातृ कारक और भ्रातृ कारक साथ है। एक बात हुई। दूसरा, आपके फ्रिक्वेंट रेजिडेंस चेंज होते रहेंगे, घर बदलते रहेंगे आपके। क्यों? क्योंकि 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड मातृ कारक और भ्रातृ कारक साथ में। हम्म सेम ही बात हो रही है ना। हाँ। 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, सन या भी, कौन कौन से कारक हैं? अमात्य कारक, अमात्य कारक और दारा कारक, दारा कारक और पुत्र कारक। पुत्र कारक तो हो गया था ना, नहीं हुआ था? नहीं नहीं, मर्क्यूरी है ना। एक। पुत्र कारक यानी कि आपकी बुद्धि, आपका fifth इंटेलेक्ट, house। 5th हाउस। दारा कारक यानी कि आपका पति या बिजनेस। बिजनेस। अमात्य कारक यानी कि आपका करियर। हम्म अमात्य कारक और दारा कारक साथ में हो तो आप क्या बोलोगे? यानी कि 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड अगर कंजंक्ट हो जाएं तो क्या बोलते हो आप? 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड अगर किसी की कुंडली में कंजंक्ट हो जाएं, युति में आ जाएं, तो क्या बोलोगे? कि बिजनेस। आपका और आपके पति का या तो सेम प्रोफेशन होगा, या आपका कर्म बिजनेस से जुड़ जाएगा, आप इंडिपेंडेंट रूप में अपना कर्म करेंगे। इसके साथ ये बोलते हैं। तो अगर आपका दारा कारक और अमात्य कारक साथ है तो आप इंडिपेंडेंट रूप से अपना कार्य करेंगे, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे और कौन इन्वॉल्व हो रहा है? पुत्र कारक इन्वॉल्व हो रहा है। आपके कुंडली में पुत्र कारक का इन्वॉल्व होना क्या कह रहा है? कि आपको धन की प्राप्ति या आपके प्रोफेशन का संबंध इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ आपकी बुद्धि से होगा, या पढ़ाई लिखाई के कार्य से होगा, या सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में होगा, या बच्चों के साथ या बच्चों के साथ होगा। और पुत्र कारक और दारा कारक का साथ होना यह भी बताता है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, या आप विवाह के बाद अपने पति से प्रेम करेंगे। बात समझ में आ गई? जो चीज हम उधर पढ़ रहे थे ना, उन चीजों को दूसरे एंगल से हम इधर पढ़ रहे हैं। अंततः हम जाएंगे एक ही जगह, सिर्फ देखने का तरीका अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा, समझने का तरीका अलग होगा, होगा सब एक से अंततः। क्लियर हुई बात? ये तो कंजंक्शंस वो हैं जो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। आगे चल के हम दृष्टि संबंध भी इसमें आएंगे, राजयोग भी इसमें आएंगे कि राजयोग कैसे बनते हैं, और कौन से ग्रह, मतलब कौन सी राशि की दशा कितने साल होगी वो भी हम निकालेंगे। फिर इसमें एक उपपद का और आरूढ़ लग्न होता है, उनका भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये दशा वाला दशा भी करेंगे, ऑब्वियसली दशा करेंगे। अब चलो एक एग्जाम्पल किसी और का भी और भी ले लेते हैं, ताकि एक और बार प्रैक्टिस हो जाए आपको।
चलो जया जी का ले लेते हैं। अगली क्लास में आप अपने सारे कारक लिख के लाओगे। चलो जी, कर्क लगन की कुंडली बना लो 4 नंबर की। आपका ज्ञाति कारक कौन था लोरी जी? कौन था इनका ज्ञाति कारक? जुपिटर। 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 एक चीज और है, जो ज्ञाति कारक होता है ना, वो जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो बट ज्ञाति मेरा तो ज्ञाति कारक कारक फिर अच्छा है ना। जुपिटर अच्छा है। ठीक है, अच्छा तो है, सब अच्छे ही होते तो हैं। ज्ञाति कारक उनका लगन में बैठा है ना, मतलब वो नहीं लगन नहीं, नहीं ऐसे देखना है। ऐसे नहीं देखेंगे ना, वो हाँ। राशि दशा से चेंज होता फिरता है। हाँ वही तो ना, वन वो अभी दिखेगा आपको बार बार, वो पराशरी हिट कर जाएगी ना। अभी इतने दिन हमने पराशरी की हम्म। है ना, तो वैसे ही दिखेंगे अभी। चर दशा के बिना कुछ नहीं बोलना है। अच्छा। ज्ञाति कारक जो प्लेनेट होता है ना, और अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, तो आप ये देखना कि ज्ञाति कारक को आप किसी ना किसी फॉर्म में अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हो। मतलब सबसे ज्यादा खाने में पसंद या पहनने में पसंद आपको ज्ञाति कारक आने लगता है। तो जिस जिसका जो प्लेनेट ज्ञाति कारक है, आप उसको अपनी लाइफ में अपने आसपास देख लेना। सर अब जैसे जुपिटर है इनका, तो वो क्या खाने में क्या पसंद होगा और पहनने में क्या? मीठा। हाँ, मीठा, पीली चीजें। हाँ, येलो मेरा फेवरेट कलर है। येलो, येलो फेवरेट कलर हो जाना इनका। हाँ अब आप अपने अपने ज्ञाति कारक को देखना, और अब अपने आसपास देखना कि आप क्या कर रहे होते हो। सर और जो चर दशा है वो ट्रांजिट के अकॉर्डिंग लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो अलग। वो सब जिस समय जन्म हुआ है, जौन सा आपको लगन मिला है, पहली दशा आपको उसी राशि की है। जैसे इनको सबसे पहली जो दशा मिली होगी लोरी जी को, इसकी मकर की मिली, और जया जी को कर्क की मिली। अब वो सीधी चलती है, उल्टी चलती है, यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर ऑर्डर में चलेगी, इनडायरेक्ट ऑर्डर में चलेगी, कितने साल की ये चलेगी, वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। वो आसान है, बहुत सिंपल है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोरी जी, अब अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पीले कलर से हर प्रकार से दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी बनानी पड़ेगी। ज्ञाति अच्छा, कारक को क्योंकि 6, 8, 12। अच्छा, ओके। कम कैसे करोगे आप उसको? तो पीला कलर छोड़ दो, पीली हाँ चीजें हाँ। खाना छोड़ दो, मिठाई छोड़ दो। और ज्ञाति कारक को आप इनटेक करते हो, चाहो या ना चाहो, किसी की कुंडली में उठा के देख लेना। अच्छा। जैसे किसी का ज्ञाति कारक सैटन हो जाए, काले कलर के आसपास ही रहेगा वो हमेशा, फेवरेट कलर होगा उसका काला, ब्लैक। वीनस बन जाएगा तो एकदम परफ्यूम वगैरह और इन सब चीजों में डूब जाएगा वो। मून होगा मेरा तो, ज्ञाति कारक वीनस है प्रदीप जी। हाँ, तो वीनस के देख लेना क्या चीजें करते हो आप। और अगर चंद्रमा हुआ तो डेयरी प्रोडक्ट्स खूब यूज करेगा, दूध, दही, छाछ, चावल। चावल के बिना नींद ही नहीं आएगी उसको, चावल जब तक ना मिल जाए, जया जी को नहीं मिलते जैसे। चलिएगा शायद। पर मेरा ज्ञाति कारक वाला ठीक नहीं है प्रदीप जी, मतलब मुझे पसंद है, पर ऐसा नहीं है जैसे आपने बोला कि डूब ही जाएंगे उसमें, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात है, फिर जीवन में परेशानियां कम करेगा। वाइट कलर भी हो सकता है। अच्छा प्रदीप जी। वो सिर्फ एक ही बोला है ना मैंने, परफ्यूम। वाइट कलर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफर्ट पे फोकस हो सकता है, बहुत ज्यादा। मतलब वीनस का कोई भी हॉस्पिटल कोई भी कारक। एक्टिवेट हो सकता है। चलो जया जी का बना लो, इनकी कुंडली। कर्क लगन बना लिया। अब अगली क्लास में आप लिख के लाना किस किस का ज्ञाति कारक देखा, और वो कौन कौन से कलर और कौन कौन सी चीजें खाने में या इस चीज में पसंद करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वीनस का कोई कलर भी होता है क्या प्रदीप जी? वाइट, वाइट, राइट। वाइट, अच्छा अच्छा। वाइट या ऑफ वाइट। बोलो। तो कर्क लगन है, लगन में है बृहस्पति। बृहस्पति वाले जो वो होते हैं ना, कई बार वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में भी चले जाते हैं, जरूरत से ज्यादा।
अगर किसी का बृहस्पति ज्ञाति कारक हो, मतलब वो सब छोड़ छाड़ के हमेशा पूजा ही कर रहे होते हैं, तो वो भी दिक्कत हो जाती है कई बार। करने में बुराई नहीं है, हर समय नहीं कर सकते आप, अगर आप एक्चुअल में भौतिकता में कुछ पाना चाहते हो तो। और संति बनना है तो ठीक है, फिर क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा आपका, फिर तो मदद ही कर देगा आपकी। मतलब 8वां घर क्या है, ट्रांसफॉर्म कर देगा, 12वां घर छुड़वा देगा सब कुछ आपसे। लगन में बृहस्पति लिखा, कर्क लगन में, सेकंड हाउस में शनि, थर्ड हाउस में सूर्य और राहु, फोर्थ हाउस में मरकरी वीनस मार्स, मरकरी वीनस मार्स, एट्थ हाउस में मून, और नाइन्थ हाउस में केतु। डिग्री लिख लीजिए, सूर्य की डिग्री लिखिए 25 डिग्री 33 मिनट, सूर्य की 25 डिग्री 33 मिनट। मून की डिग्री लिखिए 10 डिग्री 44 मिनट, 10 डिग्री 44 मिनट। मार्स मंगल 22 डिग्री 07 मिनट, हाँ 22 डिग्री 07 मिनट। मरकरी 4 डिग्री 09 मिनट, 4 डिग्री 09 मिनट। जुपिटर 12 डिग्री 31 मिनट, 12 डिग्री 31 मिनट। वीनस 28 डिग्री 41 मिनट, 28 डिग्री 41 मिनट। सैटर्न 15 डिग्री 58 मिनट, 15 डिग्री 58 मिनट। अब अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ भी मून ज्ञाति कारक है मेरा। हे भगवान। मून मजे ले रहा है आपसे पूरे। हाँ सर, हर जगह से। छोड़ दो आज से ही, दूध दही छाछ चावल वो छोड़ नहीं पाओगे आप। हाँ, मैं बोला था। एक बार मैंने बोला था आपको छोड़ दो। हम्म, बताओ जी, इनका आत्मकारक कौन सा प्लेनेट है? वीनस। वीनस कितनी डिग्री पे है? 28 डिग्री पे। हम्म। लोरी जी से बस 1 डिग्री पीछे रह गया। प्लेनेट चेंज हुआ, हाँ। 1 डिग्री पीछे रह गया। तो वीनस को इन्होंने इतना भोग लिया है, तो वीनस से अब इनको ज्यादा मतलब नहीं है। हम्म, समझे बात को? वीनस से क्या आता है आपको? कलात्मकता, कंफर्ट, लग्जरी, सुंदरता। तो ठीक है, थक गई हैं अभी ये उसको भोग भोग के। तो ये इज इट ऑल्सो पास्ट लाइफ
को भी दर्शाता है या दिस लाइफ ओनली? नहीं नहीं, पास्ट लाइफ को भी दिखाता है ये। तभी तो मिला है ये आपको, किसी कारण से मिला है इतनी हाईएस्ट डिग्री पे। ये आपकी जर्नी है, इस प्लेनेट की जर्नी है, मतलब आपकी जर्नी है, ये आत्म की जर्नी है, आपकी स्वयं की जर्नी। तभी तो किसी रीजन से आपको वो प्लेनेट मिला है और इतनी हाईएस्ट डिग्री पे मिला है। हाँ, मतलब अट्रैक्शन नहीं है इस चीज के प्रति, आपका मतलब ये है ना? हाँ, मतलब वो कर लिया है ना, बहुत मिल गया है, भोग लिया है, तो वो इंटरेस्ट नहीं है उसमें ज्यादा। करेक्ट। यही कम डिग्री पे होता तो इसके पीछे भागम भाग होती। अब देखो, दो कुंडलियां देखी, दोनों में इतनी हाईएस्ट डिग्री में चला गया आत्मकारक, एकदम 30 डिग्री पे पहुंचने को तैयार है वो। अब अमात्य कारक कौन है आपका? सन। भ्रातृ कारक कौन है? मार्स। मार्स। और मातृ कारक कौन है? सैटर्न। सैटर्न। पुत्र कारक कौन है? जुपिटर। 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 और ज्ञाति कारक कौन है? मून। मून। और तारा। दारा कारक? मर्क्यूरी। मरकरी। ठीक है। जो कारक, जो प्लेनेट बना है, उसके सिग्निफिकेंस उसमें आपको दिख जाएंगे उस घर के रिजल्ट में। तो आत्मकारक जैसे इनका शनि बना था, इनका वीनस बना। अब लेकिन जो कि इतनी हाईएस्ट डिग्री पे है तो वो ठीक है, लेकिन वो इनबिल्ट क्वालिटीज आपके अंदर हो सकती है। मतलब लोरी जी जैसे इनका शनि है, तो अगर ये किसी काम को करें तो ये काम में एक्सेल कर सकती हैं। दूसरा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होके कर सकती है, एकाग्रता के साथ कर सकती है, क्योंकि जो आपको एकाग्रता देता है वो शनि देता है। अगर आपको किसी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम फोकस होके काम करना है पेशेंस के साथ, तो वो शनि बना देता है आपको ऐसा पेशेंस। तो वो बहुत अच्छे से ये कर सकती हैं, लेकिन जब आदमी उसको बहुत बार कर लेता है ना कोई व्यक्ति, तो वो करना नहीं चाहता बस। तो जैसे जया जी हैं, तो मतलब अगर ये अपनी कलात्मकता को, सुंदरता को, इंटीरियर की चीजों में या इस सब चीजों में, क्रिएटिविटी में, अगर ये इसको यूज करना चाहे तो बहुत अच्छे से एक्सीलेंट वे में कर सकते हैं। लेकिन खुद का इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा कि ये खुद करना चाहे, बस इतना सा अंतर है। अब इनका दूसरा, कौन कौन से साथ बैठे हैं? 3 प्लेनेट इनके साथ बैठे हैं। कौन कौन से हैं वो? मातृकारक, दारा दारा कारक है। और कौन है? भ्रातृकारक। मातृ कारक। भातृ। भ्रातृ कारक, ओके। और आत्मकारक। आत्मकारक। ए के, बी के और डी के, ए के, बी के और डी के इनके एक साथ कंजंक्ट हो गए हैं। तो ए के तो हो गया मैं स्वयं, और डी के कौन हो गया? डी के हो गया स्पाउस। और बी के कौन हो गया? ब्रदर। मतलब ब्रदर हो गया इस संदर्भ इसमें, या फिर हम ये कहेंगे कि वो आपका कम्युनिकेशन, यहाँ पे अगर रिलेशनशिप को लेके अगर आप देखोगे, अगर ये तीनों कंजंक्ट हैं, जैसे 7th लॉर्ड का संबंध अगर 3rd हाउस से बन जाए, तो कम्युनिकेशन आपके रिलेशन में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है। 3rd लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठता है तो हम क्या कहते हैं? या तो हम ये कह देंगे छोटे भाई बहन का इंटरफेरेंस आ जाएगा आपकी शादी में, या हम ये कहेंगे कि आपके विवाह में कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पर बी के जो है वो कंजंक्ट हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर भी हम वही बात घुमा के बोल रहे हैं कि भाई आपके जीवन में कम्युनिकेशन आपके स्वयं के लिए भी, क्योंकि एक ही है, और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी का भी 3rd लॉर्ड का संबंध अगर 7th हाउस से बन रहा है और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि 3rd हाउस और क्या दिखाता है? 3rd हाउस कई बार टेम्परेरी सेपरेशन भी दिखा देता है। समझे आप बात? अब इसमें अभी सिर्फ हम D1 चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कौन से चार्ट डिस्कस कर रहे हैं? D1। अब आपका होमवर्क ये है
कि ये तो अभी सिर्फ हमने D1 में कंजंक्शन देखा है, तो अभी मैंने कंजंक्शन ही बताया है आपको, तो अभी मैंने दृष्टि संबंध बताया नहीं है। दृष्टि संबंध अगली क्लास में करेंगे कि और प्लेनेट कैसे संबंध बनाएंगे एक दूसरे से। तो आपको यही कंजंक्शंस जाके देखना है D9 में। क्या D9 में आपकी चार्ट में कोई प्लेनेट आपस में कंजंक्ट हो रहा है, एक साथ आ रहा है, एक साथ युति में? अगर कोई प्लेनेट युति में एक साथ आ रहा है तो उसका रिजल्ट आपके जीवन पर 100% आपको दिख जाएगा। अगर D1 में दिख रहा था, D9 में नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। D1 D9 दोनों में दिखा है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और सिर्फ D9 में दिखा है तब भी बहुत इम्पैक्टफुल है। बात समझ में? तो अगर तो इन्हीं सर की कुंडली में अगर मैं D9 में जाके चेक कर लूं कि D9 में जो इनका आत्म कारक है, क्या उसका संबंध किसी से बन रहा है, तो कंजंक्शन में वीनस का संबंध किसी से नहीं बन रहा है। क्या बुध कौन था इनका? बुध था इनका DK। क्या बुध का संबंध किसी से बन रहा है? बुध का संबंध भी किसी से नहीं बन रहा है। क्या BK का संबंध किसी से बन रहा है मंगल का? तो BK का संबंध भी किसी से नहीं बन रहा है कंजंक्शन में। तो यानी कि जो अभी हम वो डिस्कशन कर रहे थे, अब वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि वैसे भी डिनाई कर देती है अभी थोड़ी देर में। बात समझ गए? हाँ, संबंध और तरीकों से भी बनता है, वो संबंध हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको कौन सा ढूंढ के लाना है? आपको वैसे संबंध आपस में कंजंक्शन जो हो रहे हैं ना वो देखने हैं, और ज्ञाति कारक किससे संबंध बना रहा है वो जरूर देखना है, क्योंकि ये तो जीवन भर के लिए 6 8 12 जुड़ गए। 6 8 12 जीवन भर के लिए उस कारक के साथ जुड़ गया, जिसके साथ भी आपका ज्ञाति कारक कनेक्ट हो जाएगा। वो ढूंढ के लाना अगली क्लास में आप खुद से। तो सर क्या करना है यहाँ पे? जैसे मेरा मून है तो फिर वही आपने जो अभी रेमेडी बोला है वही है। नहीं, रेमेडी तो बाद में करेंगे, पहले पता तो चले समस्या। तो मून का संबंध किसी से नहीं है आपका, कंजंक्शन में नहीं है, दृष्टि संबंध में है, वो अगले हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका चंद्रमा अकेला बैठा है, राहु के साथ है, हम्म। राहु के साथ नवांश में। अच्छा करके ले आओगे इतना होमवर्क अगली क्लास में? सर इसका दशा तो मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। मतलब स्टार्ट हुआ जैसे समझ में आ गया। कर्क लगन की आपने कहा ना दशा स्टार्ट हुआ, मतलब इसमें जन्म के समय। हाँ। वो कितना साल चलेगा उसकी वो वो तो समझ में वो अभी बताया ही नहीं ना हमने, वो तो डिस्कस ही नहीं किया। वो अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में डिस्कस होगा, जब चरदशा हम करेंगे कि कैसे उसका सीक्वेंस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, फिर कितने वर्ष के लिए आएगा, वो कैसे होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उसको करेंगे तो अगली क्लास में मैं बोर्ड पे बता दूंगा आपको। सर ये साउथ इंडियन वाला है क्या? नहीं ना, नहीं, साउथ सबका है, इंडियन सबका है, साउथ और नॉर्थ कुछ है ही नहीं, जेमिनी भी सबके है। साउथ इंडियन वाले को कौन सा बोलते हैं जो ऐसा स्क्वायर वाला होता है? नहीं नहीं, वो तो चार्ट बनाने का तरीका अलग होता है। वो ऐसा थोड़ी कि पराशरी उनके लिए अलग है हमारे लिए अलग है। अच्छा बनाते हैं चार्ट अलग जो बनते हैं, एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनता है, एक साउथ इंडियन स्टाइल में बनता है, एक बंगाली स्टाइल में बनता है। हाँ वो भी अलग है सर। तो 3 तरीके से बनता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक ही बात है। वो चार्ट सिर्फ कैसे आप फिक्स करके बना रहे हो सिर्फ वैसे होता है, वो मुद्दा नहीं। तो जैमिनी जी पराशर जी के पुत्र थे, वो तो मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में, एक पीढ़ी आगे का ज्योतिष है। सर अगर जैसे प्राश्री में कोई प्लेनेट लग रहा है कि आपका अच्छा है, योग कारक है या अच्छा प्लेनेट है, और वो यहाँ पे ज्ञाति कारक है, तो बस, तो एक ही चीज को पकड़ लो बस आप, चाहे तो पराशरी को या फिर जैमिनी को। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि दोनों चीजें, तो कैसे वो पता चलेंगे आगे? नहीं नहीं, वो सिर्फ आप एक तरीके से जैसे भी कर लोगे वो एक से ही काम चल जाएगा, दोनों नहीं करने पड़ेंगे। मैंने तो बोला कि चर दशा को हमने लेके चलना है मेन। अच्छा, दशा को चल रहा अगर फिर ऐसे करोगे ना तो फिर आगे चल के हम कुछ BNN में करेंगे, कुछ KP में करेंगे, तो फिर हो गया, फिर कुछ नहीं होगा। हम्म। जैसे अभी मान लो, अब इनके लिए मान लो किसी का, जैसे इनका चंद्रमा लग्नेश है, यहाँ तो लग्नेश है, वहां ज्ञाति कारक बन गया, अब कर लो क्या करेगा। और मान लो चलो यहाँ तो 8th हाउस में बैठा है, तो हम नहीं बोल रहे इनको भी आप मोती उती पहन लो, मान लो ये कहीं ठीक जगह बैठा होता और वहां ज्ञाति कारक बना हुआ होता,
तो जैमिनी तो डिनाई कर देती कि आप स्टोन पहन ही नहीं सकते। क्यों? जैसे ही आप स्टोन पहनोगे आप ज्ञाति कारक को बल दे दोगे, और ज्ञाति कारक को आपको बल देना नहीं है, तो फिर तो आप फंस जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जिस पे आपको विश्वास करना है आप एक पे करके कर लो बस। आपका खुद का कॉन्शियस भी तो कुछ बोलेगा ना। उलझना नहीं है आपस में, इनके साथ उलझ जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो क्योंकि मैं ये देख रही हूँ मार्स मेरा है, तो मेरे को भी उसमें वैसे तो रेड कलर, कोरल कलर मेरे फेवरेट हैं। और रेड आपका मंगल ज्ञाति कारक है। हाँ जी, तो वो मेरे फेवरेट कलर्स हैं। ठीक है, मैं पहनूं या ना पहनूं, मैं लेने जाऊंगी सबसे पहले, मुझे वही पसंद आते हैं। ज्ञाति कारक अट्रैक्ट करता ही है आपको और मीठा भी किसी भी अच्छा लगता है। जीवन में। हाँ, मीठा पसंद है, स्पेशली गाजर का हलवा, गुड़ की चीजें, ये सब। वो लाल चीज, मतलब कुल मिला के लाल के आसपास घूमते रहोगे आप। हम्म। तो अगर आपको जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, 6, 8, 12 घरों को जुड़ के वही प्रॉब्लम करेगा। मान लो आपको बीमारी कुछ ट्रिगर हो रही है, या आपको गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि मंगल का कारक तत्व है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, या कुछ पीड़ाएं हैं 8th हाउस की, या सर्जरीज के द्वारा जाना पड़ रहा है आपको, सर्जरीज हो रही हैं, या बिना मतलब के खर्चे हो रहे हैं, या हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो आप लाल कलर को एकदम त्याग दो, लाल चीजों को। ठीक। सर उस हिसाब से मुझे वाइट त्यागना चाहिए। जिस चीज की व्यक्ति को क्रेविंग होती है ना जीवन में, वो उसका ज्ञाति कारक होता है। ओह। सर मैंने आपको एक चावलों टाइम की बहुत क्रेविंग है ना, हाँ, बहुत चावल नहीं, छोड़ दो। बहुत नहीं, बट है। आप ही है। बोल रहे थे मेरा रोज चावल होता ही होता है। हाँ, ना सभी खाऊंगी तो वही हाँ, वो थोड़ा। 1 चम्मच खाओ या आप एक थाली खाओ, उससे मुझे नहीं, लेकिन आप डेली इनटेक कर रहे हो उसको आप, हाँ। तो मतलब आप अपने ज्ञाति कारक को पेट्रोल दे रहे हो कि भाई फलता फूलता रहे, खुश रहे। पनीर दही कोई ना कोई तो हो ही जाता है सर, हाँ, दूध तो नहीं आप होता है। उनको छोड़ दो, इमिडिएटली छोड़ दो। राइट, डन। वो आपको उसका इम्पैक्ट इमिडिएटली आपके माइंड सेट पे दिखेगा। ज्ञाति कारक आपका मून है, इनका मंगल है, तो इनका मंगल क्या करेगा? गुस्सा करवाएगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा, कलेश करवाएगा, सर्जरी करवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, चोट फट लगवा, ऐसे ऐसे काम करता रहे। वो तो मंगल वाले कारक तत्व पे करेगा काम। आपका तो इमोशनली टॉर्चर करेगा क्योंकि चंद्रमा है आपका। तो बिग टाइम टॉर्चर हो रहा है सर मेरे साथ तो। जो प्लेनेट जिसका होगा ज्ञाति कारक, वो उसी उसी को करेगा। किसी का बुध हो गया तो वाणी के कारण होगा उसका कलेश, डॉक्यूमेंटेशन में हो जाएगा उसका कलेश, सामाजिकता में हो जाएगा। तो जिसका बुध ज्ञाति कारक है उसको तो एक एक शब्द सोच समझ के बोलना पड़ेगा, वरना वही वाणी उसको कलेश करवा के मानेगी, अगर बुध ज्ञाति कारक हो गया किसी का। बृहस्पति हो गया तो उसका जो ओवर जेनरस वो है ना तरीका, वो उसको लेके डूबेगा जिस दिन डूबेगा। सूर्य सूर्य हो गया तो क्या करेगा? ईगो के कारण होगा, जिस दिन होगा आपकी ईगो करवाएगी आपको गड़बड़। और वो प्लेनेट जिस रिलेशन का कारक है, या जैसे सूर्य पिता का कारक है, तो हो सकता है कि सूर्य अगर आपका ज्ञाति कारक है तो वो आपके पिता से लड़ाई करवा दे, वो ये भी करवा सकता है। कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसा करवा सकता है। मून है तो इमोशंस के कारण या माता से कुछ करवा दे वो, या माता के कारण आपको दुख करवा दे, ऐसा भी करवा सकता है। बाकी तो जिस चर दशा से जहां जाएगा, या जिस कारक तत्व की, जिस कारक के साथ, चर कारक के साथ वो संबंध बनाएगा, उससे जुड़ाव करवा देगा। अब जैसे मान लो किसी का ज्ञाति कारक दारा कारक के साथ आ गया, किसी का ज्ञाति कारक दारा कारक के साथ आ गया, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही। हाँ। क्यों? क्योंकि किसके साथ आ गया है? दारा कारक के साथ आ गया है। अब नौकरी करते हुए एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। ज्योतिष करते हुए दूसरा रिलीफ मिल जाएगा। या आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा उस रिलेशनशिप को लेके। तीसरा, आप ज्योतिष का कैसे बोला प्रदीप जी आपने? ज्योतिष का कैसे होगा? 6, 8, 12 ना, तीन हाउस लेके चल रहे हैं ना अच्छा। ज्ञाति कारक। 12वां घर क्या है कि आपको उम्मीद छोड़नी पड़ेगी उस रिलेशनशिप से, आपको उस रिलेशनशिप को फ्री कर देना पड़ेगा।
तो बैलेंस हो जाएगा, या दूसरी जगह जाके बैलेंस हो जाएगा, या ये हो सकता है कि आपका स्पाउस दूसरे कल्चर का हो तो भी रिलीफ दे देगा, ये भी हो सकता है। किसी का मैंने दारा कारक ज्ञाति कारक के साथ देखा और उन्होंने बोला, वो तो खैर अपने हिसाब से बोला कि मेरा वीनस वक्री है, ये है वो है, तो पत्नी का सुख नहीं मिल रहा, तो उनका बेसिकली कनेक्ट हो रहा था दारा कारक और ज्ञाति कारक। तो पहली शादी हुई, उसमें उनका केस हुआ, उसमें उनको पैसे उसे देने पड़े, फिर दूसरी शादी हुई, उसमें भी उनका लिटिगेशन हो गया। अब वो करते हैं बिजनेस, क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस। अब मैंने उनको बोला कि दोनों में से एक चीज पे तो आपका कलेश रहेगा, अच्छा। क्योंकि दारा कारक आपको बिजनेस भी बता रहा है और दारा कारक आपको पति पत्नी भी बता रहा है। जिस दिन पत्नी से आपका कलेश निपट जाएगा उस दिन आपके बिजनेस पे कलेश आ जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहे तो केस खत्म मत करना, केस चलने देना, सेटल मत करना उसको। जब उनकी पहली शादी हुई और वो खत्म हुई और उसका सेटलमेंट हो गया, और जब दूसरी नहीं हुई थी तो उनके बिजनेस में लिटिगेशंस आ गए थे। उसी बीच में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, वो शादी में तब्दील हुआ, उधर कलेश शुरू हुआ, उधर बिजनेस का कलेश खत्म हो गया, उधर कलेश शुरू हो गया। तो ये बंदा जॉब कर ले, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में ही फंसा पड़ा है। बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, कई 100 करोड़ का है, तो कैसे चला जाएगा नौकरी में। सारी चीजें नहीं मिलती ना जीवन में, कहीं पर ना कहीं कुछ ना एम्प्लॉयज कुछ रखे हुए हैं प्रदीप जी, तो उससे कुछ नहीं होगा। रखे हुए हैं employee? सर्विस भाव। हाँ सर्विस भी है, लेकिन ठीक है, अब कुछ तो करेगा ही ना वो, एक चीज को तो निपटा ही रहा है ना वो, तो ठीक है, चलने दो, खींचते रहो, लोकल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम, मतलब कुल मिला के वो आपके एक एंगल को परेशान करने में लगा हुआ है, तो मतलब वो कर रहा है, सर उसको पहले करने एक दिया शादी हुई उसमें प्रॉब्लम, फिर दूसरी में, तो फिर फिर ये बाहर होता तो लिव इन में रह लेता, शादी का कोई जरूरत नहीं। हाँ, या इंडिया में भी रही रहे हैं, या पहले कोई उसको, तो फिर वो बिजनेस को निपटा सकता था ना। वो जिस बीच में उसकी शादी पे प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस बीच में उसने फिर उसमें प्रॉब्लम करा दी थी, बिजनेस में उस पे केस हो गया था। बिजनेस उसके नाम पे ना हो तो। नहीं, नाम पे तो किसी के भी हो, जो डिसीजन मेकर होता है काम तो उसी का होता है ना, हाँ। वो नाम उनसे कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली बुद्धि किसकी यूज हो रही है, डिसीजन तो वही ले रहा है ना। अब उससे क्या घटित होगा वो उसी को, क्योंकि अच्छा होगा बुरा होगा वो उसी पे आएगी जो डिसीजन ले रहा है, नाम से क्या होगा। मेरे तो शादी दूसरे कल्चर रिलायंस में का कर नाम सब सकते रख थे के घूम प्रदीप लो, जी। कौन से सब अंबानी बन जाएंगे, सब रख लो रिलायंस का नाम, नहीं बनेंगे ना। तो शादी दूसरे कल्चर में कर सकते थे ना प्रदीप जी, तो फिर शादी चल जाता। एक चला ना, 12वां घर, लिटिगेशन तो छठा घर है। या तो पत्नी भी नौकरी करती, या डॉक्टर वकील होती, होती, डॉक्टर होती। डॉक्टर होती तब नहीं थी। अब लेकिन उसको पहले से पता होता तब वो करता ना, जब हो गया तो अब क्या करेगा, तो हो गया जो होना था। प्रदीप जी, तो मेरा ज्ञाति कारक D1 में फर्स्ट हाउस में है और D9 में 11th हाउस में है, अकेले है, कोई हाउस प्लान छोड़ नहीं दो, हाउस मत देखो ना है। आप, सॉरी क्योंकि सॉरी वो तो सॉरी, चर हाँ दशा से बदल जाएंगे हाँ। और तो घूमते फिरते रहेंगे वो। बट वो किसी के साथ है नहीं, मतलब सिंगल अकेले बैठा हुआ है ज्ञाति कारक। हाँ तो अच्छी बात है, बैठा रहने दो, सर मैंने बेचारे को एक उसको ना छेड़ा जाए। अभी तो किया नहीं सर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रिडिक्शन हो सकता है कोई घटना घटित था दशा में, उसका चर दशा में फिर देख। अरे जो दिख के समझ में आ रहा है वही बोलना है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। आपको देख के चार्ट में जो इंट्यूशन खुद से आएगी वही बोला जाएगा सबसे पहले। क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा, गलत होगा, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, भूल जाओ, कुछ नहीं होगा आपके हिसाब से, तो जो होगा उसकी कुंडली के हिसाब से होगा। तो प्रदीप जी डिग्री D9 में भी सेम ही रहेगी प्लैनेट्स की। हाँ हाँ, प्लेनेट की डिग्री तो सेम ही रहेगी, बस प्लेनेट का प्लेसमेंट बदलता है ना उसमें। सिर्फ प्लैनेट की डिग्री देख रहे हैं हम, मतलब राहु केतु लगन किसी की नहीं देख रहे बाकी। राहु केतु को छोड़ दो, लगन को छोड़ दो। हाँ जी, प्रिया जी कुछ बोल रहे थे आपसे। हाँ मैं कह रही थी, जो मैंने अभी चैट में ना एक डेट और टाइम डाला है सर, उसमें जो है वो मैं चेक कर रही थी हम्म मैरिज के लिए।
कि मैरिज कब होएगा। तो मैरिज। वो जो आपने पिछली बारी बताया था डबल ट्रांजिट का, उससे मैं चेक कर रही थी। ठीक है, तो आपने डिटेल डाली उसमें है 9 अगस्त 91। हम्म टाइम क्या है? 0010 फिरोजाबाद। बताओ, फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस है, वहां भी शादी नहीं होगी तो कहाँ होगी? ये तो आई नहीं ना फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद दिल्ली कहाँ से आ गया? फिरोजाबाद तो यूपी है ना ये। हाँ वृषभ लगन है। हाँ। ठीक है, बताओ। तो इसमें जो मैं मेरे अगर वृषभ लगन है, 1 मिनट रुक जाओ आप। वृषभ लगन है तो सब लोगों को पता है ना बृहस्पति कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? मिथुन राशि में। जी। शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? मीन राशि में। मीन। हाँ अब अगर वृषभ लगन है तो सप्तम हाउस में कौन सी राशि आ जाएगी? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। शादी करवाने के लिए बृहस्पति की अगर दृष्टि चाहिए, या तो बृहस्पति को वृषभ में होना चाहिए या बृहस्पति को कर्क में होना चाहिए। जब वृषभ में लगन में होगा तब सप्तम हाउस को देखेगा, या कर्क में होगा यानी कि थर्ड हाउस में होगा तब वो सप्तम हाउस तब को देखेगा। देखिए। तो मतलब ये है कि जून के बाद बृहस्पति बनाएगा यहाँ तो हम्म कॉम्बिनेशन। जून से पहले तो नहीं बनाता हुआ दिख रहा बृहस्पति। नहीं। बोलो आगे क्या बोल रहे थे? तो इसमें सैटर्न जैसे आपने कहा था कि जो है धनु में अगर होगा तो ये मतलब पक्का ही रिजल्ट देगा, बट धनु में तो अगर ये जाता है तो ये तो 8th हाउस में हो जाता है, तब तो नहीं 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 नहीं, बनती है। धनु में होगा मतलब बृहस्पति जब धनु में होगा। डबल ट्रांजिट की बात कर रहे हो ना डबल हम? ट्रांजिट की बात कर रही थी तो मैं। डबल ट्रांजिट इफेक्ट जो है कब आ सकता है वृश्चिक राशि पे? शनि कब देख लेगा? शनि उसको तब देखेगा जब वो वृषभ में चला जाएगा, या शनि उसको तब देखता जब वो कुंभ में होता, या शनि उसको तब देखेगा जब वो कन्या में होगा, या हम्म शनि तब करेगा जब वो वृश्चिक में होगा। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी तो अभी नहीं हो रही है। अभी तो नहीं है। तो शनि को तो अब आप हटा दो, अच्छा, क्योंकि शनि खाली का, जुपिटर से देखना होगा फिर। अब शनि तो आपकी उससे कहानी से बाहर हो गया है। क्यों? हाँ। क्योंकि शनि अभी आने वाले 3-4 साल किसी भी प्रकार से एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। हम्म तो उसको तो भूल जाओ अब बचा बृहस्पति ले दे के आपके पास। हम्म अब बृहस्पति जब कर्क में आएगा, ये कुंडली लिख लो आप, हाँ थोड़ा सर। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। वृषभ लगन की कुंडली बना लो। ये उच्च के बृहस्पति वालों के ना नखरे बहुत होते हैं व्याम शादियों में, ध्यान रखना ये। ये नहीं थे ना सर, होना चाहिए था। कोई बात नहीं। बोलिए सर। सेकंड हाउस में केतु, मिथुन में। ये वृश्चिक का था क्या सर? सॉरी आई मिस्ड एक। वृषभ वृषभ 2 नंबर का। सेकंड हाउस में केतु, थर्ड हाउस में बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा। बृहस्पति सूर्य चंद्रमा। चौथे घर में बुध शुक्र मंगल। मेरी तरफ से भी लगा। बुध शुक्र और मंगल। मेरी तरफ सेम सर। इसमें लगने इस फोर्थ हाउस में बैठा है भाई। तो आपकी कुंडली आपके चार्ट में ऐसा कैसे आ रहा है? मेरे में तो ना सारे सब एक ही साथ आ रहे हैं। 4th हाउस में जुपिटर सन मरकरी वीनस मार्स। ऐसा कैसे हो जाएगा? बृहस्पति की डिग्री है 28। कौन सा लगन है आपका? ये जो बताया तो आपने लगन सही है? वृषभ। हाँ, वृषभ ही है। क्या और डेट ऑफ बर्थ है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18th अगस्त 1991। कौन सा बारह अगस्त? बज कौन सा अगस्त है? 1991। नहीं नहीं, तारीख क्या है? 18 18 18। नहीं सॉरी, 19। 19। 19 हाँ, अगस्त। 19 तो 19। आपने 9 लिखा है ना।
नहीं नहीं 19 लिखा है। चैट में देखो। हैं? अच्छा नहीं 9 है, सॉरी 19 है। चलो लगन सेम ही है, अब क्या करोगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी फिर। लगन सेम ही है। अब सारे प्लेनेट उठा के शुक्र बुध बृहस्पति सूर्य मंगल 4th हाउस में लिख दो। ओ माय गॉड। पंचग्रही राजयोग बन गया है इनके कुंडली का। जुपिटर सन और बाकी के 3 तो सेम है सर। हाँ, जुपिटर सन भी वहीं पे आ गए हैं। हम्म, चंद्रमा लिख दो वृश्चिक में 7th हाउस में। राहु 8th में है और 9th हाउस में शनि है। तो नवांश भी सेम है, सेम वृषभ का ही है, और D10 भी वृषभ भी का। नवांश वांश तो छोड़ दो अभी फिलहाल, पहले ट्रांजिट ही देख ले। अब शनि से तो कुछ एक्टिवेट हो नहीं रहा, शनि से तो कुछ एक्टिवेट हो नहीं रहा, तो शनि नहीं को हो तो आप रहा। भूल जाओ। हाँ। अब जब ये आएगा अपना बृहस्पति कर्क राशि में आएगा, तो ये 7th हाउस को दृष्ट कर लेगा। हाँ। एक पॉइंट यहाँ पे हुआ। हम्म, उसके अलावा तो कुछ और कॉम्बिनेशन सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। चंद्रमा से सप्तमेश को भी एक्टिव कोई नहीं कर रहा है, और चंद्रमा से सप्तम को भी कोई एक्टिव नहीं कर रहा है। चंद्रमा से सप्तमेश या सप्तम मतलब वृषभ राशि को भी कोई एक्टिवेट नहीं कर रहा है, शनि कर रहा है सिर्फ, और शुक्र को भी कोई एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ट्रांजिट के हिसाब से। बृहस्पति सिर्फ एक उम्मीद बना रहा है और करवाने की पॉसिबिलिटी बना रहा है। ये लड़का है कि लड़की है, ये और बता दो। लड़की है। लड़की है। अब इसमें महादशा किसकी चल रही है? महादशा चल रही है वीनस की। वीनस। हाँ। तो लग्नेश की महादशा चल रही है। अच्छी बात यह है लग्नेश सप्तमेश के साथ बैठा है। लग्नेश शुक्र सप्तमेश मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल एक्टिव हो गया होगा। अभी हम डिग्री वगैरह नहीं देख रहे, लेकिन मोटा मोटा देख रहे हैं कि चलो एक्टिव हो गया होगा। और चंद्रमा से सप्तमेश भी है ये शुक्र, चंद्रमा से सप्तमेश भी है। समझ गया ना इतनी बात? अब अंतरदशा किसकी चल रही है? अंतरदशा इसमें चल रही है शनि की। शनि की। अब शनि का फिर यहाँ कोई संबंध नहीं बन रहा है शादी से। अब नवांश कुंडली में शनि चला गया है मीन राशि में। मीन राशि में, मीन राशि लगन कुंडली में आती है 11th हाउस में। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली शादी का संबंध तो यहाँ भी नहीं है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि अगर इनकी इच्छा है शादी करने की एक्चुअल में, तो इनकी इच्छा पूर्ति ये शनि करा सकता है। अब वो यही बताएंगे कि इनकी इच्छा कितनी है शादी करने की। वो शादी करती ही नहीं है, वो कुछ इतना ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो गई है कि उसके मतलब का कोई मिलता ही नहीं है। बस अब क्या किया जाए बोलो? यही सर ने बोला, उनको मनी नहीं है। मैंने तो इसलिए वो पहले लगा दी कि अगर इनकी इच्छा होगी तो वो हो जाएगा, क्योंकि एक बृहस्पति एक्टिव कर रहा है, उसके अलावा कुछ कहानी ही नहीं है। तो अभी बृहस्पति आने तो कर्क में हो सकता है इनकी इच्छा कुछ जागृत हो जाए जून के बाद। अगर वो जागृत हो गई तो उम्मीद बन जाएगी, तो हो सकती है शादी। तो वो भी बस 1 साल का ही विंडो रहेगा, जब तक जुपिटर सप्तम हाउस को देख रहे हैं। हाँ, 1 साल का वो विंडो है। अब इनकी जो कहानियां बन रही हैं ना, वो थोड़ी अजीब तरीके से बन रही हैं, क्योंकि जब जब इनका सप्तम हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तब तब गोचर नहीं सपोर्ट कर रहा है। जब जब गोचर सपोर्ट कर रहा है, तब तब अंतर्दशा सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे इनके नवांश कुंडली में राहु बैठा है वृश्चिक राशि में, तो मतलब राहु वृश्चिक को एक्टिवेट कर देगा, तो मतलब शादी हो सकती है। लेकिन वो हो कब रहा है? वो हो रहा है सितंबर 2027 में।
उस समय बृहस्पति पहुंच चुका होगा सिंह राशि में, अच्छा। तो कहानी खत्म हो गई। तो देखो चलो अब जब होगी सब होगी। सर एक वास्तु का एक छोटा सा वो बता दीजिए मुझे, ये जो सूर्य है ना सर, उसको कहाँ प्लेस करना सही है सर? क्योंकि हम लोगों के घर में एंट्रेंस है जो नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्रेंस हो रहा है, तो उसमें ही वहीं सूर्य की जगह है। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में तो देखो करना नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का तो मैं आपको हर बार ही बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट तो खाली हो तो सबसे अच्छा है। हाँ जो रख दोगे नॉर्थ ईस्ट में वो आपके माइंड को गवर्न करेगा ही करेगा, आप चाहो या ना चाहो, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी आपके माइंड में डाल ही देगा। स्टोरेज अगर आप वहां पे लाते हो तो मन में अनचाहा बहुत सारा बर्डन आपके सर के ऊपर बना रहता है, माइंड आपका खाली नहीं रहता। स्टोरेज आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आप हमेशा बर्डन फील करोगे अपने माइंड पे, हाँ तो कुछ ना सर कुछ बिना मतलब। जो स्टोरेज होता है ना, जैसा स्टोरेज वैसी बुद्धि पे आपका वो तनाव बना रहेगा। नहीं तो सर इसीलिए जब हमने इस घर में शिफ्ट किया तो स्टोर रूम में रखा, पर स्टोर रूम ही पूरा नॉर्थ है सर, वही नॉर्थ नॉर्थ होना एक अलग बात है, नॉर्थ ईस्ट होना अलग बात है। नॉर्थ ईस्ट तो आपकी बुद्धि है, नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी है। हाँ तो वहाँ अब बड़ा वहां नॉर्थ में सिर्फ सूर्य रखने से, खासकर कवर्ड करने से तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अनटिल अनलेस कि आप पूरा रूम ही ना भर दो, बिल्कुल ही उसको ऐसे डंप यार्ड ना बना दो जूतों का, तो वो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो अगर आप एक कील भी लगाओगे तो उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ओके। सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट में चेक करो, कीलें ठुक रही होंगी। अगर वो ऐसा दर्द सा हो एकदम कील की तरह चुभता है तो आपके उसमें दर्द होता है। हाँ हाँ ये बोला था आपने। तो नॉर्थ में है जो हमारा स्टोर रूम है, वहीं पे फिर सूर्य रहने दो, वहीं पे रहने दो, बस उसको अच्छे से वहीं करना। मैनेज्ड वे में रखना चाहिए। बाहर बिखरे पड़े होते हैं जो मेरे 50 जूते, वो न रखो, सिर्फ कवर्ड के अंदर ही रखूं। कवर्ड के अंदर, बाहर भी खुले हुए हैं तो सिस्टमेटिक होना, ऐसे ना हो एक इधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, एक दाएं एक बाएं, मतलब वो लाइन से प्रॉपर रखते हैं ना अरेंज करके, वैसे हो। नॉर्थ की तो खाली खाली साफ रहना चाहिए ना स्टोर रूम से, क्योंकि नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज है, वो मेरा हाँ, पूरा कचरा भरा पड़ा। मैनेज्ड होना चाहिए, कोई भी कहीं भी वो स्टोरेज मैनेज्ड ही होना चाहिए। ओके सर, वैसे क्या बेस्ट प्लेस है सर सूर्य का? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ठीक है स्टोर सर? वेस्टफुल, देखो अब मुद्दा ये है ना, कौन सा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट? हाँ। नॉर्थ वेस्ट ठीक है, ओके है बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट में तो आप थोड़ा बखेर के भी रख सकते हो, हम्म। नॉर्थ और वेस्ट ओके है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा है और अच्छा है, बस वहां पे वो बहुत आपका इंटरेस्ट नहीं होगा जूतों वूतों में। अच्छी बात है। नहीं सर, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे जो मुझे है कि वो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक कबर्ड है, लेकिन वो एक मतलब सिद्धार्थ के बेडरूम का है कबर्ड है। हाँ, वो मास्टर बेडरूम के कवर्ड है। हाँ, तो वो सही नहीं है ना कि बेडरूम में जाके जूते रख दे वो नीचे। नहीं रख दो, उसमें क्या है। लोग कहते हैं ना बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। जोन के हिसाब से बात करो आप, लोग क्या कहते हैं मिल जाए उसको। ओके। अब बेडरूम आपने अगर उसमें डिस्पोजल जोन में बना दिया और वहां पे, तो फिर आदमी रखने को मैं मना कर दूंगा। आप क्या, वो क्या है, आदमी नहीं रखना चाहिए आप। ये आपने बोला था ना वो डायरेक्शन जैसे चेंज करने का, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है बेड का, तो आपने बहुत पहले ही बोला था चेंज करो, वो हुआ नहीं मेरा, बट अब तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे चेंज करना है उसका डायरेक्शन। मुश्किल है बट somehow I have to do। सर एक और चीज, ये तो फिर ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो मेरा कबर्ड है सिद्धार्थ के रूम का, वो पूरा मैंने खाली कराया अभी, उसमें क्या उसमें जितने आपके घर का अनयूज्ड आइटम है, जो सबसे कम यूज होता है, सबको भर दो उसमें। अनयूज्ड? ओके। लाइक ठूस रजाई वगैरह सब रख सकते हैं सर, जो अभी सब जैसे रख दो, ठूस ठूस के भर दो उसको, जितना भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है? उतना अच्छा रहेगा। ओह। और अगर ऐसे मेंटली किसी को डिस्टरबेंस होता है तो रोज वहां जाके आधा घंटा आराम से या एक घंटा सो जाओ। ओह, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आधा या एक घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं। आदत भी पड़ जाती है कई बार लेटने की, फिर वो धीरे धीरे वैसे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है नेगेटिव वे में। ठीक है, तो अनयूज्ड और या लेस यूज्ड आप कह रहे हैं राइट, जो हाँ जैसे हाँ, रजाई वगैरह में अभी जैसे हमने समर के विंटर के हो गए तो मैं वहां पे रख सब दूं, रख दो, सब रख दो, ज्यादा वो स्पेस है। भर दो उसको, फुल भर दो जितना भर सकते हो। ओके। इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रखनी है बस, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या पैसा वैसा सोना ये नहीं, चीजें नहीं। सोना नहीं है, बेड नहीं रखना उस डायरेक्शन हाँ, में। बेड तो रखना ही नहीं है। ठीक है। टीवी वगैरह का कोई इशू नहीं है ना सर उस साइड में, तो टीवी नहीं वगैरह? नहीं, टीवी तो कहीं भी रख लो। नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी उतने चैलेंजिंग नहीं होता।
क्योंकि वो बुद्धि है ना आपकी, जो होगा वहीं से शुरू होगा। ओके सर, एक और छोटी सी चीज बता दीजिए, ये जैसे मेरा जो जैसे मैं अभी पढ़ाती हूँ, डाइनिंग टेबल में बैठ के पढ़ाती हूँ, तो अगर मैं स्टोर रूम को, जो कि मेरा नॉर्थ है, उस वहां पे अगर मैं शिफ्ट, मतलब पता नहीं सर अगर पॉसिबल है कि नहीं, पूरा हटा के फिर मुझे करना पड़ेगा नहीं, उस एरिया को मैं अगर बच्चे बिठा के पढ़ाऊँ, स्टोर रूम को पूरा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे किया हुआ है बहुत लोगों ने, तो रूम भी यूटिलाइज होगा और मेरे ख्याल से थोड़ा प्राइवेसी भी होता है, तो वो सही रहेगा नॉर्थ। बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, डेफिनेटली अच्छा रहेगा। यहाँ से तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा रहेगा, यहाँ मुझे अभी लगता भी ठीक है, अभी तो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा रहे हो ना आप? नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं हो रहा है ना सर, वो थोड़ा ईस्ट और ये नहीं, ऐसे थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं हो रहा है, वो कट रहा है नॉर्थ ईस्ट तो वहां वो से। भी ठीक है, ईएन नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही ना, बच्चे मस्ती में रहते हैं हाँ तो मस्ती का जोन है तो वो रहेंगे ही मस्ती में। तो ठीक है। जब वो जोन ही मस्ती का है, ईएनई तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या, एंजॉयमेंट का जोन है, फन का जोन है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज है ना, तो शायद सर बेटर नहीं। नॉर्थ नहीं, नहीं नॉर्थ में पढ़ा लो, कोई समस्या नहीं ट्राई करके देख सकते है। हैं। ठीक है। इवन पढ़ाने के लिए वैसे अच्छा तो ये होता है वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, हाँ, लेकिन वो तो सर अंदर वो पे। आपके मास्टर बेडरूम, आपके बेडरूम में है, तो वहाँ तो आप पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्किल पढ़ाई का ही जोन है। तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है व्यक्ति। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो तो वहां बैठ के लिया जा सकता हाँ, है। तो डन हो गया। और कोई डाउट है आप लोगों का? सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कबूतर अगर बार बार घर में अंडे दे रहे हैं एक जगह में, हम्म, तो बालकनी में फ्रंट की, तो क्या हाँ, उससे प्रॉब्लम होती है कुछ? लोग कहते तो हैं कि प्रॉब्लम होती है, नेट लगवा दो। पर मैं उतना वो नहीं करता, मैं तो सभी को पानी उनी और खाना खिलाने वाला हूँ, तो मुझे तो। तो वो तो ठीक है, मतलब बार बार रैपिडली वो वहीं पे दे रहे हैं, बार बार जितना मर्जी उन्हें हटाने की कोशिश करो नहीं मान रहे। तो तो आपके कुछ जीवन में प्रॉब्लम्स लग रही हैं आपको जब से उन्होंने करना शुरू करा है, हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ फील तो तो नहीं ठीक है, किया। तो करने दो बेचारों को, क्यों आप परेशान हो? आप भी मत हो, उनको भी मत करो। ठीक वो है। पता नहीं है, कबूतरों से लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है, पर मुझे तो नहीं लगता। बेचारा अपनी किस्मत का भांडा उनके सर पे फोड़ दो, क्या ही कोई फायदा नहीं। ठीक। प्रदीप जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि है ना, अगर बेसमेंट है और फिर अपना फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, या बेस लेवल है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का वो कॉन्सेप्ट चेंज होता है या फिर नहीं होता? नहीं नहीं, हर फ्लोर का वो आपको नॉर्थ ईस्ट देखना पड़ेगा कवर्ड एरिया के हिसाब से। और काम सबका करेगा, अगर पूरी बिल्डिंग आपकी है, अगर पूरा ही हम्म। घर आपका है, हम्म। और अगर सिर्फ कोई पर्टिकुलर फ्लोर ही आपका है, तो फिर तो आपका ही फ्लोर काम करेगा। और नहीं, जैसे ज्यादा प्रदीप जी अभी ज्यादा हमारा ऐसा है कि हाँ, मान लो आपके 3 फ्लोर बने हुए हैं, कोई सा भी हो, चाहे बेसमेंट हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, जो भी है, हम्म। तीनों का वास्तु आपके ऊपर काम करेगा, क्योंकि तीनों ही आपके द्वारा ऑक्यूपाइड है। अच्छा प्रदीप जी, तो हमारा तो पूरा बेसमेंट का जो फ्रंट एरिया है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा नीचे पूरा स्टोरेज बना रखा है। तो बस खाली कर दो उसको, शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, और शिफ्ट करके फिर देखो अपने माइंड को क्या चेंज आया उसमें। शिफ्ट तो प्रदीप जी। अपोजिट में कर दो, नॉर्थ ईस्ट के हम्म। अपोजिट में ले जाके रख दो। और अगर वो यूज्ड आइटम है तो वेस्ट में भी रख सकते हो आप, जिनका यूज होता रहता है। और अगर वैसे मैकेनिकल चीजें हैं, कई बार नट बोल्ट और इस तरह की चीजें भी रखते हैं ना, तो साउथ वेस्ट में भी रख सकते नहीं, उसमें प्रदीप जी नीचे वो स्टोर रूम इसलिए बना रखा है वहां पे क्योंकि वहां पे पूरे घर का हीटिंग सिस्टम और एयर कंडीशनर सिस्टम वो सब यहाँ पे पूरे घर का नीचे रहता है, तो वो पूरा सेटअप भी वहीं पे ही है। तो ठीक है ना, तो जो भी मशीनरी होगी वो होगी ना आपकी नॉर्थ ईस्ट में, बाकी और स्टोरेज क्या? हाँ, स्टोरेज बाकी घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है, लेकिन है पूरा नहीं, स्टोरेज बाकी ही। बाकी को हटा दो, अब उसको आप उस सिस्टम को तो नहीं हटा पाओगे, बाकी को तो हटा, जो आप हटा सकते हो उनको आप शिफ्ट कर दो। अच्छा। अब वो तो ऐसा मिल गया है ना आपको, उसको आप चेंज कर नहीं पाओगे, और चेंज चेंज कर तो नहीं नहीं कर पाओगे। सकते प्रदीप जी पूरा हाँ सब। ठीक है, तो उसको उसको तो आप प्रारब्ध समझ के छोड़ दो, लेकिन बाकी जो है उसको तो हटा दो, जिसको हटा सकते हो। ठीक है प्रदीप जी। लो जी, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, 11:15 होने वाले हैं। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। गुड नाइट।